हेलो। हेलो बच्चों। आह, हेलो 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 हेलो। की हाल चाल? कैसे हैं आप सब लोग प्यारे बच्चों? प्रणाम भैया, प्रणाम प्रणाम। कैसे चल रही आपकी जावास्क्रिप्ट की जर्नी? कैमरा पता नहीं गंदा हो रखा है। हम्म। मैं तो बढ़िया। अपना तो सब फर्स्ट क्लास है। राधे 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 राधे। थोड़ा पानी पी लेते हैं। काफी पढ़ा दिया तुम्हें। आह, मजा मजा। बहुत हार्ड। तो रिएक्ट में मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ सीख रहे हैं? या रिएक्ट में भी ऐसी लग रहा है कि भैया सिर्फ टाइम पास ही लग रहा है? भैया हैकाथॉन का रिजल्ट कब आएगा? वीकेंड में आ जाएगा आपका रिजल्ट, सैटरडे को हम कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चेक करने में टाइम तो लगेगा थोड़ा। हाँ, चलिए फिर आज के हम अपने प्रोजेक्ट का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो कल हमारा डे 2 था और आज हमारा डे 3 है। तो मैंने कल वाला ही प्रोजेक्ट उठा लिया है। डे 2 वाले ही प्रोजेक्ट को मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है। मैंने आपको यही प्रोजेक्ट, मैंने आपको वहां भी दिया था कोड, किसमें? होमवर्क वाले में, अगर आपने देखा होगा। हाँ जी, इसमें आप देख पा रहे हो कि भैया इसके अंदर नोड मॉड्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। नोड मॉड्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है ना? तो हमें पता है वो मॉड्यूल्स हम आराम से उठा के ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या करना है? npm इंस्टॉल कर दो, तो जितनी भी उसकी डिपेंडेंसीज होंगी मेरे कोड की, उनको लेके आ जाएगा। तो npm इंस्टॉल क्या करेगा, एक बार रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले वो दिखेगा पैकेज लॉग डॉट जेसोन में, हाँ जी, और जितनी भी डिपेंडेंसी होगी उनको नोड मॉड्यूल्स के अंदर रख देगा। अगर पैकेज लॉग डॉट जेसोन नहीं होता है, फिर वो पैकेज जेसोन के अंदर जाता है, अब वहां पे वो डिपेंडेंसी को देखता है और उनको ये डाउनलोड करके आपको दे देता है। तो चलिए सबसे पहले लिहाते हैं अपने। हाँ जी, आज हम अपने कोड को डिप्लॉय करेंगे पूरे तरीके से। प्रोडक्शन रेडी आज हम कोड लिखने वाले हैं। कौन सा कोड? प्रोडक्शन रेडी। और उसको हम आज डिप्लॉय भी करेंगे लाइव सर्वर में। क्लियर? हाँ जी, आज हम इसको लाइव सर्वर में क्या करेंगे, आज हम इसको पुट करेंगे, ठीक है। कल हमने बंडलर के बारे में पढ़ा था कि हमने पता है कि पार्सल हमारा क्या है, एक बंडलर है। अब बंडलर का काम क्या होता है कि हमारा जितना भी कोड लिखा रहता है उसको ऑप्टिमाइज वे में लिखना। किसमें? ऑप्टिमाइज वे में लिखना। यह कल तक हमने सीखा। आज हम अपने कार्य को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्या अभी तक जितना भी मैंने प्रोजेक्ट बनाया है क्या ये काम करेगा। ये इतना प्रोजेक्ट जो भी मैंने बनाया है क्या ये वर्क करेगा भी? तो एक बार इसको ओपन विद लाइव सर्वर खोल देते हैं। तो इसमें आ रहा है और कैसे हो हनी इज मनी, ये वाला तो प्रिंट हो जा रहा है। कौन सा? और कैसे हो हनी इज मनी। लेकिन अभी आपका app.js बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। app.js वाला जो भी कंटेंट मैंने यहां पे लिखा था वो काम नहीं कर रहा है। मैंने क्या करा था, एक div1 लिया था कल वाले में, हाँ जी, उसके अंदर एलिमेंट और एलिमेंट 2 को रख दिया था, जिसके अंदर लिखा हुआ हेलो कोड आर्मी मजा आया मुझे, ये रखा हुआ था, और इसको मैंने रेंडर कराया। ये अभी काम नहीं कर रहा है। ये काम क्यों नहीं कर रहा है? क्या इसका सवाल क्या हम खुद से पूछ सकते हैं कि ये काम क्यों नहीं कर रहा है? आपका आंसर हो सकता है कि भैया अभी हमारे पास पहले हमने यहां पे सीरियल लिंक डाले हुए थे, सीरियल लिंक रिएक्ट के, वो हमने इसके अंदर डाले हुए थे, रिएक्ट के भी एंड रिएक्ट डॉम के भी। वो अभी प्रेजेंट नहीं है, वो जो एक्सटर्नल लिंक थे वो अभी मेरे कोड के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो इसलिए मेरा क्या काम नहीं कर रहा है, इसलिए मेरा ये वाला आउटपुट आ रहा है, और कैसे हो हनी इज मनी। ये देख लो, और कैसे हो हनी इज मनी। लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि भैया ये काम करे, ये वाला कोड जो मैंने app.js के अंदर लिखा है, हेलो कोडर आर्मी मजा आया मुझे। तो इसको हम कैसे करें? तो हमें पता है कि हमने अपने कोड में रिएक्ट और रिएक्ट डॉम को नोड मॉड्यूल्स के अंदर रखा हुआ है। नोड मॉड्यूल्स के अंदर रिएक्ट और रिएक्ट डॉम दोनों ही प्रेजेंट है। हम देख लेते हैं यहां पे, रिएक्ट भी प्रेजेंट है, रिएक्ट डॉम भी प्रेजेंट है, पर ये किसके अंदर है? नोड मॉड्यूल्स के अंदर है।
तो सबसे पहले मुझे उन कोड को उठा के अपने प्रोजेक्ट के अंदर लाना पड़ेगा, जैसे मैं सीडीएन वालों को लाता था। हाँ जी, तो कैसे मैं लाऊंगा? बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, आपको लिखना है इंपोर्ट, हाँ जी, रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, कि इस रिएक्ट वाले फोल्डर से आप इस रिएक्ट को ले आइए। क्लियर? हाँ जी, सेम मुझे इंपोर्ट कराना पड़ेगा क्या? रिएक्ट डॉम को भी, रिएक्ट डॉम को किससे? फ्रॉम रिएक्ट रिएक्ट डॉम से, जो हमारा फोल्डर हम लेके आए थे। लेकिन अभी जो लेटेस्ट वाला रिएक्ट डॉम है वो इस वाले फोल्डर के अंदर रखा हुआ है, वो एग्जैक्टली इस फोल्डर के अंदर रखा हुआ है। अगर हम पुराना वाला यूज करते, पुराना वाला रिएक्ट डॉम, तो वो इसी रिएक्ट डॉम वाले फोल्डर के अंदर रखा है। लेकिन जो नया वाला रिएक्ट डॉम है वो इसके अंदर भी एक क्लाइंट के अंदर रखा हुआ है। तो उन सबको मैंने इंपोर्ट कर लिया है। मतलब पहले वो नोड मॉड्यूल्स में पड़े हुए थे, मेरे पास वो डेटा तो है, लेकिन उसको मुझे अपने कोड पे लेके आना पड़ेगा ना। हाँ जी, तो मैंने इस तरीके से उनको इंपोर्ट कराया, जो मेरा रिएक्ट फोल्डर था और रिएक्ट डॉम फोल्डर के अंदर क्लाइंट वाला। अभी हमने देखा ये किसके अंदर प्रेजेंट है? नोड मॉड्यूल्स के अंदर प्रेजेंट है। यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं, अभी हमने देखा भी था। कहां गया ये रिएक्ट? ये वाला रिएक्ट है, रिएक्ट डॉम के अंदर स्लैश क्लाइंट के अंदर जाके आपको उसको निकाल के लाना है। चलिए, ये हमने सीख लिया। तो क्या अब हमारा जो ये पैकेट है, क्या अब ये ढंग से तमीज से आउटपुट देगा? देखो, अभी तो कुछ भी, ये अभी भी कुछ नहीं हो रहा है, अभी भी कुछ भी नहीं हो रहा है। इससे तो कुछ हुआ ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। हम अगर इंस्पेक्ट करें, हाँ जी, और अपने कंसोल पे जाएं, ओके, ये लिख रहा है अनकॉट सिंटैक्स एरर, कैन नॉट यूज app.js1 इंपोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड अ मॉड्यूल। इसने मुझे ये एरर लाके दी है, इसीलिए मेरा आउटपुट नहीं आ रहा है। देखो, जो आपका इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, जो ये इंपोर्ट वाली मैंने ये लिखा है ना, हाँ जी, ये जो इंपोर्ट वाली स्टेटमेंट है ये आपके जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, लेकिन ये लेटेस्ट वाली जो हमारी जावास्क्रिप्ट है उसका पार्ट है। तो हमें अपने ब्राउजर को बताना पड़ता है कि ये नॉर्मल जावास्क्रिप्ट नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट का जो टाइप है वो मॉड्यूल होने वाला है। देखो, जो इंपोर्ट है वो बाद में आया जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो हमारी पुरानी जावास्क्रिप्ट थी उसके अंदर इंपोर्ट नाम का कोई भी सिंटैक्स एग्जिस्ट नहीं करता था, ये इंपोर्ट नाम को कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो भाई ब्राउजर इसको तभी समझेगा जब आप इसको बताओगे कि ये जो app.js है, जो आपकी ये नई स्क्रिप्ट है, ये नॉर्मल स्क्रिप्ट नहीं है, ये मॉड्यूल है। ये क्या है? मॉड्यूल। मॉड्यूल क्या होते हैं हम आगे वाले लेक्चर में कवर करेंगे। मॉड्यूल अभी समझ लो कि हमें यह बताना है कि ये जो जावास्क्रिप्ट है तो जावास्क्रिप्ट ही, लेकिन ये नॉर्मल जावास्क्रिप्ट नहीं है, ये है मेरा मॉड्यूल। तो मॉड्यूल क्या होता है हम आगे वाले लेक्चर में समझेंगे, ठीक? हाँ जी, तो मुझे यहां पे बताना पड़ेगा कि भैया ये जो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट मत समझो, ये है मेरा मॉड्यूल टाइप का। तो टाइप इक्वल टू मैं यहां पे क्या लिख दूंगा? मॉड्यूल लिख दूंगा। तो क्या अब इससे कुछ फर्क पड़ा? ओके, अब ये कह रहा है fail to index.html resolve module specifier react relative reference must start with either slash dot slash और dot dot slash। अच्छा, अभी भी ये इसको पहचान नहीं पाया। तो अब जब इतना कोड लिख दिया भैया फिर भी पहचान नहीं पा रहा है, तो क्या करूं? अब अपना सर फोड़ दूं क्या? नहीं मेरे दोस्त, हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे सर्वर ही ओपन करना है तो हमारे पास एक और कमांड आती है npx। किसकी? npx की। ठीक है, एक npm होता है। देखो, npm से हम क्या करते हैं, जो भी हमारा कोड होता है npm रजिस्ट्री में, उसको अपने लोकल मशीन में लेके आ जाते हैं। अब मान लो मुझे अगर उस कोड को एग्जीक्यूट कराना है तो मैं यहां पे npx लिख सकता हूं और लिखूंगा पार्सल और यहां पे लिख दूंगा index.html। जैसी मैं डालूंगा, यह कह रहा है बिल्डिंग बिल्ट इन 186 मिलीसेकंड। देखते हैं क्या इसने बिल्ड किया। इसने मुझे लिंक लाके दे दिया, हेलो कोडर आर्मी, मजा आया मुझे, और मेरा आउटपुट बिल्कुल बढ़िया तरीके से यहां पे आ चुका है। ये देख लो, मैंने यहां पे क्या लिखा, अभी यहां पे इसने कुछ एरर वगैरह भी दिए हैं। एल्स इफ, ये कौन सा वाला है भाई? हाँ, एक मिनट रुको। हाँ मेरे दोस्त, हाँ ठीक है, वही है। ठीक है, तो अब मेरा आउटपुट मुझे मिल चुका है जो मुझे चाहिए था। ठीक है,
तो हमने npx कमांड का यूज किया। ये हमारे लिए खुद ब खुद npx क्या करता है, मैंने बोला कि जो ये हमारे index.html फाइल है, इसको किसको दो, पार्सल को दो, क्योंकि पार्सल क्या है मेरा, बंडलर। अभी मुझे बंडलर को बताना पड़ता है कि मेरे पूरे कोड को आप ऑप्टिमाइज करो, और उसके बाद मैं अपना सर्वर को खोलता हूं। तो इसलिए मैंने कमांड दी npx पार्सल index.html, और जैसे आपने दिया आपका ये चल गया। देखो, आप में से कुछ बच्चों का एरर आ सकता है, मुझे बताओ एरर कहां पे आएगा, कि यहां पे एक मेन फाइल होती है ये वाली, ठीक है। कई बार आपका एरर इससे भी आ सकता है, तो प्लीज या तो आप इसको हटा दें। कई बच्चों का आ सकता है, ये कई बार इसके चक्कर में भी आपको एरर दे देता है, ये इस मेन वाली फाइल के चक्कर में कई बार, ठीक। तो इस मेन वाली फाइल को आप यहां से हटा दें, app.js वाली को हटा दें। एरर आ सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मेरा खुद का आता था। ये एरर आपके उसमें बहुत आ सकता है, तो मेन वाली फाइल को हटा दें। तो हमने क्या करा, इसको हम क्लोज कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल सी से क्लोज हो गया। दोबारा अगर सर्वर ओपन करना है, देखो सर्वर रनिंग एट HTTP, इसने आपको खुद बोल दिया कि सर्वर यहां पे मेरा चल रहा है, सर्वर मेरा यहां पे चल रहा है, ये रहा मेरा सर्वर। हेलो कोडर आर्मी, मजा आया मुझे। अब अगर आप यहां पे देखोगे तो मेरे कोड में कुछ चेंजेस हुए हैं, मेरे कोड में कुछ चेंजेस हुए हैं। पहले ये parcel.catch भी नहीं था, ये डिस्ट करके भी कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था। ये है क्या, ये पार्सल कैच इसके पास आया कैसे? अगर मैं आप लोगों से सवाल पूछूं, देखो अगर मैं इस पार्सल कैच को डिलीट कर दूं, आप यहां पे ध्यान से देखना। अरे भाई रुक जा भाई, मैं सर्वर को मैंने क्लोज कर दिया और इस पार्सल कैच को मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक। हाँ जी, फिर से मैं चलाता हूं npx पार्सल index.html। आप देखो इसका बिल्ट इन टाइम अब इसका 329 मिली सेकेंड है, 329 मिली सेकेंड, ठीक। मैंने फिर से स्टार्ट किया, अब ये 3 मिली सेकेंड में बिल्ड हो गया, फिर से 3। तो ये क्या कर रहा है, ये जब आपके लिए एक बार सर्वर बिल्ड करके दे देता है, ठीक है, तो उस सर्वर के रिगार्डिंग जितना भी आपका कैच डेटा होता है, ठीक है, उसको ये स्टोर करके रखता है इस पार्सल कैच के अंदर। अगर आपने ये फोल्डर डिलीट मार दिया, अगर आपने ये फोल्डर डिलीट मार दिया, ठीक है, तो फिर से इसको दोबारा से इस पार्सल कैच को बनाएगा और उसमें इसको लग जाता टाइम। वरना कैच की हेल्प से क्या होता है, वो जल्द से जल्द कोड को एग्जीक्यूट करा देता है। देखो अभी कैच नहीं था तो 326 मिली सेकेंड लग गए, 326 मिली सेकेंड। मैं इसको फिर से ओपन करता हूं, कैच अभी प्रेजेंट है, कम समय में बिल्ड हो जाएगा, कम समय में। तो अगर आपके उसमें कैच है तो भैया वो जल्द से जल्द उसको बिल्ड कराने की कोशिश करेगा। अब आपका सवाल होगा भैया ये डिस्ट फोल्डर क्या है, और वो छोड़ो भैया, सारी कहानी छोड़ो, आप ये बताओ मुझे कि ये कोड क्या ऑप्टिमाइज हुए भी हैं? ये जो कोड हैं जो मैंने लिखा, ये ऑप्टिमाइज होके गए कहां? आपने तो कहा था ना कि ये क्या करता है, बंडलर, पार्सल हमारा क्या बंडलर, तो ये मेरी सारी फाइल्स को ऑप्टिमाइज करके लिख देगा। लेकिन वो फाइल जा कहां रही है? मैं आपसे एक सवाल यहां पे पूछ रहा हूं, क्या अभी मैं इस पूरे कोड को प्रोडक्शन में डाल सकता हूं? प्रोडक्शन में नहीं डाल सकता, क्योंकि मैं वहां पे नोड मॉड्यूल्स को नहीं डाल सकता, बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है, 300 MB से ऊपर का तो यही है। हाँ जी, तो मैं इस तरीके से नोड मॉड्यूल्स को तो डालना वहां पे बिल्कुल भी वाजिब नहीं है। अब मैंने कहा कि बंडलर क्या करता है, मेरे कोड को ऑप्टिमाइज वे में लिख देता है कि मेरा कोड जो भी इस्तेमाल करेगा, अगर मेरा कोड रिएक्ट इस्तेमाल कर रहा है, रिएक्ट डॉम इस्तेमाल कर रहा है, उन सबको एक कुछ फाइल्स के अंदर रैपअप करेगा और वो मुझे लाके दे देगा मोस्ट ऑप्टिमाइज वे में। तो अब मैं प्रोडक्शन रेडी कोड को लिखने वाला हूं। तो अगर मैं आपको बोलूं कि हम प्रोडक्शन रेडी कोड कैसे लिख सकते हैं, तो भैया वो जाता है इस डिस्ट फोल्डर के अंदर, इस डिस्ट फोल्डर के अंदर। तो इसको मैं फिलहाल के लिए डिलीट मार देता हूं। मैं प्रोडक्शन रेडी कोड हमारा जाएगा डिस्ट फोल्डर के अंदर, कमांड सेम रहेगी npx पार्सल, उसके बाद आपको लिखना है बिल्ड index.html। बिल्ड समझते ही वो समझ जाएगा कि उसको प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन रेडी कोड चाहिए। अब आप देखो यहां पे मैजिक, अब मेरा प्रोडक्शन रेडी कोड तैयार हो चुका है। आप देखोगे यहां पे 2 फाइल है, index.html और एक फाइल ये रही मेरी जावास्क्रिप्ट की, ये रही। ये 2 फाइल उसने कहा कि ये 2 फाइल को आप अपने प्रोडक्शन में डालोगे और आपका कोड बिल्कुल मस्त चलेगा, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। मैं आपको दोनों फाइल दिखा देता हूं, वो दोनों इसके अंदर है, डिस्ट के अंदर, ठीक है भैया। ये तीसरा, ये मैपिंग, ये मैप क्या है, अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो index.html को खोलूंगा, देखो उसने पूरे कोड को ऑप्टिमाइज कर दिया, जितने स्पेस थे सबको हटा दिया, देख रहे हो, कोड को सिंगल लाइन में लिख दिया, ऑप्टिमाइज कर दिया। मैं आपको जावास्क्रिप्ट वाला दिखाता हूं, ये जावास्क्रिप्ट वाला कोड तो आप समझ भी नहीं पाओगे। ये कोड उसने ये करा है बंडलर ने आपके, ये पार्सल नहीं किया आपका, कि मेरे सारे कोड को इसमें लिख दिया। भैया इतना बड़ा कोड, हाँ जी भैया।
तो जो कोड भी आपका यूज कर रहा होगा, रिएक्ट का कोड कर रहा होगा, रिएक्ट डॉम का कर रहा होगा, या अदर डिपेंडेंसी किसी का भी अगर ये कोड इस्तेमाल कर रहा होगा, कोई भी जावास्क्रिप्ट फाइल का, तो उन सबको इसने ले लिया, बंडल किया, ऑप्टिमाइज वे में इसने उन सबको यहां लिख दिया, यहां पे इस फाइल के अंदर देख लो, ये फाइल के अंदर, ये रही फाइल, ये देख लो। अब मेरा कोड यहां पे भी आपको दिख रहा होगा लास्ट में कि क्लास नेम राहुल, स्टाइल, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट साइज, हेलो कोडर आर्मी, ये लास्ट में हमारा कोड भी इसने यहां पे डाल रखा है, ये देखो ये। तो अब मुझे क्या करना है, अब अगर मुझे प्रोडक्शन में कुछ डालना है, प्रोडक्शन में देखो मैं सिर्फ, मुझे यहां पे दो चीजें ही चाहिए। मैं यहां पे आ जाऊंगा अपने, कहां पे, ये मेरा रिएक्ट फोल्डर है, डे 3 है, मैं इस डिस्ट फोल्डर को कॉपी कर लूंगा, इस डिस्ट फोल्डर को कॉपी कर लूंगा जो मेरे पास है, और इसको पेस्ट कर दूंगा, ये वाला फोल्डर। इसके अंदर मेरी 3 फाइल रखी हैं, एक index.html, एक मेरी ये index.js, और एक मेरा ये मैपिंग फाइल की जरूरत आपको नहीं है, इसको डिलीट मार दो। इसका भी मैं कुछ देर में डिस्कस करूंगा, ये मैपिंग फाइल क्या होता है, ठीक है। ये आपकी 2 फाइल हैं, इन 2 फाइल को आप अपने प्रोडक्शन में डाल दो, आपका काम हो जाएगा। अब आपको टेंशन, अब इसका अगर डिस्ट फोल्डर का मैं आपको साइज भी चेक कराऊं ना, गेट इन्फो करके, ये सिर्फ 200 KB का है, 200 KB का, 200 KB का, कितना कम है सोचो। और अगर मैं नोड मॉड्यूल्स को वहां डालता, नोड मॉड्यूल्स भी क्या है, पूरा डेटाबेस ही है ना, हाँ जी, अगर मैं पूरे नोड मॉड्यूल्स को वहां डालता अपने प्रोडक्शन में, तो कितना हैवी हो जाता हो, कितना हैवी हो जाता, सोचो भैया। ये तो अनरीडेबल फॉर्म है, क्या फायदा हुआ बंडलर यूज करने का। ये आपको रीड करने के लिए नहीं है मेरे दोस्त, ये जो फाइल मैंने निकाली है ना, ये आपके लिए नहीं है, रीड करने के लिए आपके लिए नहीं है, ये बिल्कुल आप लोगों के लिए नहीं है। ये मशीन को, आप क्या चाहते हो कि मशीन जल्द से जल्द उस कोड को एग्जीक्यूट करे। आपकी फाइल तो आपके पास है ही ना मेरे दोस्त, ये आपकी नॉर्मल index.html, यहां से तो आप कोड रीड कर ही सकते हो, और ये आपकी app.js, इनसे तो आप कोड रीड कर ही सकते हो, हाँ जी, जो अभी आपने कोड यहां पे लिखा है, इनसे तो आप रीड कर सकते हो ना, हाँ जी। मुझे प्रोडक्शन में ये सारी थोड़ी डालने, ये फालतू के कमेंट थोड़ी डालूंगा मेरे प्रोडक्शन में, ये अपने प्रोडक्शन में ये कोड, मेरे पास ओरिजिनल फाइल है तो मेरी index.html और app.js, हाँ जी। और सुनो, ये जो मैं ये जो .js.map फाइल की मैं बात कर रहा हूं, ये आपकी स्पेशल मैपिंग फाइल है। ये क्या करती है कि ये आपकी ये जावास्क्रिप्ट कोड को ना पुराने वाले फॉर्मेट में वापस ला सकती है इस मैपिंग के हेल्प से। इस मैपिंग वाली फाइल के, अगर मैं चाहूं तो मैं अपनी पुरानी जो जावास्क्रिप्ट फाइल है उनको हासिल कर सकता हूं, पर मैं नहीं चाहता कि इसको मैं प्रोडक्शन में डालूं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई मेरा कोड रीड करे। क्या पता मैंने अपने प्रोडक्शन में, देखो तुम क्या ये चाहोगे कि तुमने कोई बिजनेस लॉजिक लिखा है, तुमने कोई बिजनेस लॉजिक लिखा है, मैं उबर की बात करता हूं, क्या उबर ये चाहेगा कि उनके जो एल्गोरिथम है वो किसी थर्ड कंपनी के पास चले जाएं? मैं आपसे बोल रहा हूं, क्या उबर कभी ये चाहेगा कि उनके बिजनेस के जो भी लॉजिक्स हैं, जो भी उन्होंने कोड लिखा है, वो थर्ड पार्टी के पास चले जाएं? मैं आपसे पूछ रहा हूं एक सिंपल सा सवाल, क्या आप ये चाहोगे? आपके पास तो कोड है ही ना, आपके पास तो है ही index.html पैकेज, ये, हाँ जी। जब मैं प्रोडक्शन में डाल रहा हूं, मान लो किसी ने डेटाबेस वगैरह हैक कर दिया, वहां से उनकी फाइल निकाल दी, और मैंने ये नॉर्मल फाइल ही वहां डाल दी index.html, और ये ले भाई, ये मेरी वो है app.js, ले पढ़ ले तू फाइल। मैं ये चाहूंगा? मैं नहीं चाहूंगा ना, हाँ जी। तो ये कोड को ना बिल्कुल मैसअप करके रख देता है, मतलब इस तरीके से मशीन समझ जाए, ठीक। और अगर आपने वहां पे ये मैप फाइल डाल दी ना, ये मैप फाइल, तो मैप फाइल से हम ओरिजिनल वाला कोड को निकाल सकते हैं, इसलिए हम मैप फाइल को नहीं डालते हैं। सिंपल सा, मैपिंग फाइल को मैंने खोला, ये रहा आपका मैपिंग, ये मैपिंग फाइल आपके ओरिजिनल फाइल को जनरेट कर सकती है, तो इसलिए मैंने आपको कहा कि आपको मैप फाइल डालने की वहां जरूरत नहीं है प्रोडक्शन में। आपका देखो, आपका एंड गोल क्या है? आपका एंड गोल यही है ना कि यूजर को स्क्रीन दिखानी है, यूजर को आपको कोड तो नहीं दिखाना ना। जो भी आगे आपकी वेबसाइट यूज कर रहा है, आप ये चाहते हो कि भैया मैं इसको कोड दिखाऊं, ये दिखाऊं, वो दिखाऊं, आपका क्या काम है? उसको क्या मतलब जो आपकी वेबसाइट यूज कर रहा है कोड देखने से? उसका ये भैया मुझे अगर वेदर ढूंढना है तो क्या मैं वेदर ढूंढ पा रहा हूं इस एप्लीकेशन से? मुझे न्यूज चाहिए, क्या मैं न्यूज मिल पा रही है मुझे इस एप्लीकेशन से? उससे क्या मतलब तुमने क्या कोड लिखा है? हाँ, हाँ। पहले यहां तक क्लियर है पॉइंट मेरा? भैया हाउ दिस बंडलर मेड, यार उस पे नहीं जाते बंडलर, मतलब इसने इतनी सारी एल्गोरिथम है इसके अंदर, आप खोलना कभी बंडलर को फ्यूचर में, हाँ जी, उसके ऊपर नहीं जाएंगे हम। बंडलर कैसे बना, बंडल कैसे कोड को ऑप्टिमाइज करता है, बहुत सारी एल्गोरिथम है, इसलिए कहते हैं डीएसए बहुत जरूरी है।
इसके अंदर अलग अलग एल्गोरिथम लगती रहती हैं। हाँ जी, बस ये बंडलर आपके लिए काम कर दे रहा है, ये सारे काम, स्पेस हटाना, कोड को ऑप्टिमाइज करना, कितना पोर्शन, पूरा रिएक्ट का कोड अगर यूज नहीं हो रहा है तो सिर्फ उतना पोर्शन ही रिएक्ट के कोड को निकालना, समझ रहे हो? जितना रिएक्ट डॉम का कोड हो रहा है सिर्फ उसी को मुझे चाहिए, और जितनी मेरी डिपेंडेंसी है उनका जितना पोर्शन ऑफ कोड हो रहा है उसी को मैं अपने इसके अंदर डालूंगा ऑप्टिमाइज वे में। क्यों मैं इतनी बड़ी फाइल बनाऊं? अगेन मैप किस कमांड से आया? अरे मैप खुद आ जाएगा, मैप खुद आ जाएगा, जैसे आप बिल्ड करोगे ना, मैप वगैरह खुद रहते हैं, ये तीनों फाइल खुद क्रिएट हो जाएंगी आपकी। मैप वगैरह किसी कमांड से नहीं आया, खुद ब खुद आ जाता है। हाँ, मैप किसी कमांड से नहीं आया, मैप जैसे आपने बिल्ड किया प्रोडक्शन, मैप खुद आ गया मेरे दोस्त। हाँ, अरे ये जो मैप है ना, ये मैप, इस मैप से आप ओरिजिनल कोड को जनरेट कर सकते हो। जैसे अभी ये जावास्क्रिप्ट की आपकी फाइल है, क्या ये रीडेबल है? क्या ये रीडेबल है? नहीं है भैया। लेकिन अगर आपके पास मैप पड़ा हुआ है, अगर मैप ये किसी के हाथ लग गया और ये किसी के हाथ लग गया, तो ये ओरिजिनल जावास्क्रिप्ट को निकाल सकता है। ये ओरिजिनल जो भी आपकी जावास्क्रिप्ट है ना, इसको वो निकाल सकता है कि आपने क्या क्या कोड लिखा है, अगर आपके पास मैप भी आ गया और ये जावास्क्रिप्ट भी आ गई। ठीक, इसलिए हम प्रोडक्शन में मैप को नहीं डालते, प्रोडक्शन में मैप डालने की जरूरत नहीं है, सिंपल। अब क्लियर होगा? अगर किसी बार मैप आ गया, जावास्क्रिप्ट फाइल आ गई, तो आपके ओरिजिनल जावास्क्रिप्ट को निकाल सकता हो कि वहां पे आपने क्या कोड लिखा होगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन वे में। हाँ ठीक है। भैया हम तो इंस्पेक्ट से किसी का भी कोड देख सकते हैं। अरे अभी रुक जाओ मेरे दोस्त, रुक जाओ, सब एक्सप्लेन करूंगा। या ये अभी छोटी छोटी चीजें हैं, मैं अभी बताऊंगा। किसी का भी कोड, तुम बैकएंड का कोड थोड़ी देख सकते हो, सिर्फ तुम्हें फ्रंट एंड का कोड दिखता है, किसी का भी बैकएंड का कोड किसी का नहीं दिखता। तुम मुझे बताओ, तुम मुझे कोड निकाल के दिखा दो कि उबर का लॉजिक कैसे क्रिएट हो रहा है। बताओ, उबर कौन सा एल्गोरिथम यूज करता है अपने बिजनेस लॉजिक को निकालने के लिए? बताओ। तुम्हें सिर्फ फ्रंट एंड का कोड दिखता है, जो फाइल तुम्हारे फ्रंट एंड पर आ रही है सिर्फ वो दिखती है, बैकएंड का कोड कुछ नहीं दिखता। हाँ जी, अभी वो धीरे धीरे हम सीखेंगे। हाँ अच्छा भैया, अगर डिस्ट फोल्डर डिलीट कर दे तो? अरे दोबारा जनरेट हो जाएगा, npx पार्सल बिल्ड इंडेक्स डॉट एचटीएमएल दोबारा बिल्ड हो जाएगा उस कमांड से। हाँ क्लियर। देखो सबसे पहले अगर आपको ये ले लो भाई, ये डिस्ट फोल्डर जो आपके पास है ना, इसको कैसे, ये खुद ब खुद बिल्ड हो जाता है जैसे आप कमांड डालोगे यहां पे npx पार्सल बिल्ड इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। जैसे आप कमांड डालोगे ये फाइल खुद क्रिएट हो जा रही है। ये देखो, ये है वो फाइल जो आपको प्रोडक्शन में डाली, वो खुद बता रहा है ये इनको डालो प्रोडक्शन में, बाकी कोड को डालने की जरूरत नहीं है। क्लियर? क्या यहां तक मेरा पॉइंटर क्या क्लियर है जो मैं आपको कन्वे करना चाहता हूं? देखो, आपके पास दो चॉइस थी फाइल को रखने की प्रोडक्शन में। पहली चॉइस ये थी कि देखो आपके पास दो चॉइस है प्रोडक्शन में कोड डालने की, ठीक है? कि मुझे पता है कि मेरे कोड में मेरे पास इंडेक्स डॉट एचटीएमएल चाहिए, और सॉरी यार, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल चाहिए होगी। हाँ जी, और क्या क्या चाहिए होगा आपको? जो ऐप डॉट जीएस है, हाँ जी, ये फाइल चाहिए होगी। हाँ जी, मुझे रिएक्ट की फाइल डालनी पड़ेगी। हाँ जी, रिएक्ट डॉम की फाइल डालनी पड़ेगी। हाँ जी, और अगर अदर डिपेंडेंसी भी है उन सब की फाइल डालनी पड़ेगी। एक तरीका तो ये है कि आप बिना अपने कोड को ऑप्टिमाइज करें इस सारी फाइल को पकड़ के प्रोडक्शन के अंदर डाल दे। अब दूसरा तरीका जो बंडलर का है, बंडलर क्या बोलता है? बंडलर क्या बोलता है आपके लिए? बंडलर कह रहा है आपको कि भाई मैं ये इन सारे कोड को ऑप्टिमाइज कर दूंगा, ये जितने भी डिपेंडेंसी है आपके इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है, ऐप डॉट जीएस है, रिएक्ट डॉम, अदर डिपेंडेंसी, इनका जो भी कोड होगा, जितना पोर्शन आप इस्तेमाल कर रहे हो उस पूरे पोर्शन को मैं ऑप्टिमाइज करके आपको दे दूंगा। बंडलर ये कह रहा है। उसके बाद उसने आपको सिर्फ दो फाइल में ही सारा काम कर दिया कि सिर्फ ये फाइल डालो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल और ऐप डॉट जीएस, ये दो फाइल डालो।
इनके अंदर जो जो कोड आप इस्तेमाल कर रहे होगे सिर्फ उसी पोर्शन को रखा है। मैंने सारे कमेंट को हटा दिए, जो फालतू के स्पेसेस है वो हटा दिए, आपके कोड को और ऑप्टिमाइज कर दिया ताकि जो मशीन है वो उसको इजीली रीड कर पाए। पहले आपको इतना बड़ा कोड डालना पड़ता, और ये है आपका बंडलर का कमाल कि मैं मोस्ट ऑप्टिमाइज कोड आपको लाके दे रहा हूं। और ये फाइल मुझे किसके अंदर मिल रही है? ये मिल रही है मुझे डिस्ट फोल्डर के अंदर। किसके अंदर? डिस्ट फोल्डर। वो कैसे क्रिएट हुआ? जब मैंने बिल्ड क्रिएट किया। बिल्ड कैसे क्रिएट किया? npx पार्सल बिल्ड इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, तो मेरा प्रोडक्शन बिल्ड क्रिएट हो जाता है। प्रोडक्शन बिल्ड किसके अंदर क्रिएट होता है? इस डिस्ट फोल्डर के अंदर, जिसमें मेरे काम की यही दो फाइल है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल और ये जावास्क्रिप्ट। मुझे इस मैप की जरूरत नहीं है, इसको डाल के कोई फायदा नहीं है। आपको सिर्फ ये दो फाइल डालनी है प्रोडक्शन में। तो मैंने उनको इस फोल्डर के अंदर रख दिया। इसको मैं बाहर लिया है, कॉपी करके आपको दिखाया मैंने, जावास्क्रिप्ट फाइल इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल। वरना अगर आपको पहला वाला मेथड था, वरना आपको पूरी जावास्क्रिप्ट डालनी पड़ती, सॉरी आपको उसके अंदर पूरी रिएक्ट डालनी पड़ती, पूरी रिएक्ट डॉम डालनी पड़ती, जितने डिपेंडेंसी है उनको सबको डालना पड़ता। और अभी तो मेरे प्रोजेक्ट के अंदर इमेजेस वगैरह भी नहीं है, ये उनको भी ऑप्टिमाइज कर देता है कि जो आपके अंदर आपके प्रोजेक्ट में इमेजेस यूज हो रही है मैं उनको भी ऑप्टिमाइज कर दूंगा, कंप्रेस वगैरह कर दूंगा आप लोगों के लिए। तो आप चाहते हो कि भैया मेरा जो प्रोडक्शन में कोड जाए वो कम से कम साइज का जाए, जल्द से जल्द एग्जीक्यूट हो। ये है हमारा काम। तो भैया डिपेंडेंसी कौन कौन सी यूज करी है प्रोजेक्ट में वो कैसे पता चलेगा? अरे भाई उसको तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है, पार्सल उस सबको हैंडल कर रहा है। पार्सल वो सबको हैंडल कर रहा है, तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है। जो भी डिपेंडेंसी के जावास्क्रिप्ट का कोड होगा ना, जो भी आपके रिएक्ट का कोड होगा, जो भी आपका रिएक्ट डॉम का कोड है, वो सब उसने यहां लिख दिया है, इसके अंदर लिख दिया आपके लिए, इसके अंदर लिख दिया है। इस जावास्क्रिप्ट के फाइल के अंदर सिर्फ आपका ही कोड नहीं है, इसके अंदर रिएक्ट का भी कोड होगा, रिएक्ट डॉम का भी कोड होगा, और जो आपकी अदर डिपेंडेंसी है उस सबका भी कोड होगा इस फाइल के अंदर। ये जो फाइल है, एक बेसिक चीज बता रहा हूं भाई, एक बेसिक चीज। दीपक पटीदार भैया डिपेंडेंसी कौन कौन सी यूज करी है और प्रोजेक्ट में वो कैसे पता चला? अरे मेरे दोस्त, अरे गधे, ये नोड मॉड्यूल्स क्या है? ये नोड मॉड्यूल्स क्या है आपकी? ये नोड मॉड्यूल्स क्या है आपकी? और ये डिपेंडेंसी है, इन्हीं को तो यूज कर रहे हो आप। ये सारी तो आपने इस्तेमाल किए हैं। ये नोड मॉड्यूल्स क्या है? इन्हीं को तो डिपेंडेंसी कहते हैं कि इन कोड को मैं इस्तेमाल करने वाला हूं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, अब मैं चैट भी देख रहा भाई। मुझे पता है कुछ बच्चे बिल्कुल प्रैक्टिस करके नहीं आए, ये मुझे बिल्कुल फील आ रहा है। ठीक है, हाँ। अब इस कोड को हम डिप्लॉय करने वाले हैं, तो आई होप आप सबको डिप्लॉय करना आता ही होगा, आई थिंक। तो हम इसमें किसमें कर सकते हैं? इससे नेटलीफाई के अंदर। ठीक है, नेटलीफाई पे जाओ, अपना अकाउंट बनाओ, या हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉरी, यहां पे हम अपनी इस ऐप को डिप्लॉय कर सकते हैं। लॉगिन कर लेते हैं, ये रहा हमारा लॉगिन। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो साइन अप कर लेना। इसके अंदर कोई रॉकेट साइन नहीं है, इसके अंदर अकाउंट बनाना। इसके अंदर आप अकाउंट बना सकते हैं। क्या आप किसके अंदर? नेटलीफाई। अगर आपने ये किसमें, अगर आपने हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया होगा तो डेफिनेटली आपने देखा होगा नेटलीफाई या वर्डसल या जिसको भी आपने देखा होगा, है ना। तो मैं अपनी जो वेबसाइट है इसमें होस्ट करने वाला हूं। ठीक है, जैसे मैंने ये वाली वेबसाइट होस्ट कर रखी है, ये वाली टिकटैक2, ये देखो ये वाले। तो इस लिंक को अगर मैं किसी के साथ भी शेयर करूंगा कहीं भी, वो इसको यूज कर सकता है। ये HTTP वाला लिंक है, ये देखो, ये गेम, ये ऑनलाइन होस्ट है। तो ऐसे ही मैं चाहता हूं कि मेरा प्रोजेक्ट भी होस्ट हो जाए ऑनलाइन। उसको कैसे करना है? उसको कैसे करना है? तो देखो, सबसे पहले आपके वेबसाइट कुछ ऐसे खुलेगी, ऐसे खुलेगी। यहां पे देखो, यहां पे आपको अगर आप स्क्रॉल करोगे यहीं पे ऑप्शन आ जाएगा, वांट टू डिप्लॉय अ न्यू साइट विदाउट कनेक्टिंग टू गिट, ड्रैग एंड ड्रॉप योर साइट आउटपुट फोल्डर हियर। मैं सीधा यहीं से अपलोड कर सकता हूं। ठीक, हाँ जी, मैं डिस्ट फोल्डर जो हमारा है सीधा उसी को अपलोड कर रहा हूं। ये डिस्ट फोल्डर, सीधा फोल्डर अपलोड कर दो। बहुत आसान प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं कुछ। अपलोड कर रहा है मेरे प्रोजेक्ट को, पूरे डिस्ट फोल्डर को ही। ये लीजिए, उसने ले लिया, हाँ जी। ओपन प्रोडक्शन डिप्लॉय, ये रहा। ये मेरी वेबसाइट अब होस्ट हो चुकी है ऑनलाइन। ये जो मेरी हेलो कोडर वाली आती है, ये देख लो, HTTPS पूरा इससे लिंक मिल चुका है।
अब अगर ये लिंक मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा ना, आप भी इस वेबसाइट को डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं, डायरेक्ट। इतना आसान था इसको बनाना, इतना आसान, समझ रहे हो? हाँ जी। अब बहुत बच्चों को ये रहता है कि भैया ये अजीब सा नाम क्यों है इसका, इस वेबसाइट का अजीब सा नाम क्यों है? देखो फिर से मैं आपके सामने मेन अकाउंट में आ जाता हूं, रोहित बाबू स्ट्रीम, हाँ ओके, हमने बनाया था ना, हाँ जी। तो ये मैंने अभी बनाया, ये मैंने अभी बनाया भैया, लेकिन इसका जो लिंक है ये अजीब सा है, इसको कैसे सही करूं? देखो आप इस पर क्लिक करना, यहां पे आप आ सकते हो साइट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, ठीक है, और यहां पे आप चेंज साइट नेम, साइट का नाम आप चेंज कर सकते हो। मैं क्या चाहता हूं इसका नाम, रिएक्ट, अगर अवेलेबल होगा डोमेन तो आपको मिल जाएगा, रिएक्ट फर्स्ट प्रोजेक्ट, ये है अवेलेबल? नहीं, ये लीजिए, ठीक है। तो हम अपने हिसाब से इसको डोमेन नेम दे सकते हैं अगर वो अवेलेबल हुआ, तो मैंने इस तरीके से इसका नाम दे दिया, रिएक्ट फर्स्ट प्रोजेक्ट 1। क्लियर? हाँ जी। अब आप वापस आओगे इस पे, यहां पे आप दोबारा वापस आ सकते हो, अब आप देखोगे इसकी वेबसाइट का नाम चेंज हो गया होगा, रिएक्ट फर्स्ट प्रोजेक्ट। इसके अगर आप क्लिक करोगे आप सीधा इस वेबसाइट पे आ जाओगे, अब इसका नाम चेंज हो गया, रिएक्ट फर्स्ट प्रोजेक्ट 1। ये लीजिए, ये रहा। अगर आप लोगों को भी विजिट करना है आप भी इसके अंदर विजिट कर सकते हो। कहां से शेयर करूं मैं आप लोगों को वेबसाइट का लिंक, कहां से शेयर करूं? ये रही, ये रहा, आप लोग भी इसको विजिट कर सकते हो, https react first project 1.netflix.app। सिर्फ मैंने उस फोल्डर को अपलोड किया और मेरा पूरा प्रोडक्शन रेडी कोड बन चुका है। प्रोडक्शन रेडी कोड कैसा होना चाहिए आपका? उसके अंदर वो मोस्ट ऑप्टिमाइज कोड होना चाहिए, ऐसा नहीं आपने कुछ भी घुसा रखा उसके अंदर, इसलिए हम बंडलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वेबसाइट को विजिट करोगे आप सीधा मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर पहुंच जाओगे, मैंने यहां पे मेंशन कर दिया। हाँ, वर्सल भी इजी है, नेक्स्ट जेएस के साथ बहुत स्मूथ चलता है। हाँ, क्लियर, ठीक है। ये रहा हमारा रिएक्ट का फर्स्ट प्रोजेक्ट, पूरा आप यहां पे देख सकते हो, ठीक। हाँ जी, चलिए अब हम वापस चलते हैं। ओह सॉरी, गिट ग्राफ काम खुल गया। चलिए, होस्ट कर लोगे ना खुद से, होस्ट कर लोगे खुद से या वो भी बताना है? हाँ, भैया वीट कैसे काम करता है? अरे मेरे दोस्त सब ऐसे ही काम करते हैं, बंडलर है वो, बंडलर है, उसकी बस एक दो कमांड होंगी। वीट तुम वही बेवकूफी वाली बातें कर रहे हो सच में चैट में। तुम पहले अपने दिमाग से ना उससे बाहर निकलो कि मुझे ये, अब भैया रिएक्ट क्यों सिखा रहे हो, एंगुलर जेएस क्यों नहीं सिखा रहे हो, एंगुलर क्यों नहीं सिखा रहे हो? ये वही वही बातें हो गई। तुम उसके पीछे मत भागो कि हम क्या यूज कर रहे हैं क्या नहीं यूज कर रहे, इसके पीछे बिल्कुल मत भागो। उसको यूज कैसे करना है, एक को यूज करना रहेगा तुम सबको यूज कर लोगे। 100 चीजें मार्केट में, सबको यूज नहीं कर पाओगे। थोड़ा कॉमन सेंस लेके आओ मेरे दोस्त, थोड़ा सा। इसके पीछे मत भागो भैया, ये वाला फ्रेमवर्क भी ऐड कर दो, ये भी बताओ वो भी बताओ। अरे भाई मैं तुम्हें बेसिक से सब कुछ करा रहा हूं, हर चीज एक बिल्डअप होते हुए चल रही है, उसको वैसे फॉलो करो ना, अपनी राय मत दो फालतू। अब होस्ट कैसे करें? हाँ, क्लियर। भैया इतना कॉम्प्लेक्स क्यों कर रहे हो इतना छोटे टॉपिक को, इतने छोटे टॉपिक को? अरे मेरे दोस्त सुशांत, जब कंपनी में जाओगे ना और बोलोगे मैं रिएक्ट डेवलपर हूं, और वहां पे अगर तुम्हें ये चीज पूछ ली ना उसने, पहले ही राउंड से बाहर निकाल देंगे तुम्हें। होस्ट कैसे करे? अरे अभी तो बताया होस्ट करने का तरीका, ये होस्ट ही तो करा मैंने। यहां पे होस्ट होते गई आपकी वेबसाइट ऑनलाइन, अब आप सबको दिख रही है ये वेबसाइट। हाँ, कुछ नहीं करना था मेरे दोस्त, कुछ नहीं करना था आपको। अगर आपको होस्ट करना ना, ये आओ, देखो अब इसको ना उसमें देखना, किसमें, रिपीट में, रिकॉर्डेड लेक्चर में, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। मुझे पता है आधी क्लास तो टाइम पास करने आ रही है, ऐसा लग रहा है आज मुझे खुद गुस्सा दिला रहे। हाँ, ठीक है ठीक है, अब इग्नोर करूंगा मैं ऐसे बच्चों को, ठीक है ठीक है, ओके।
देखो, मैं चाहता कि रिएक्ट ऐप बना के तुम्हें प्रोजेक्ट करा देता, और तुम्हें कुछ से समझ नहीं आता कि रिएक्ट कहां से आ रहा है, रिएक्ट डॉम कहां से आ रहा है, ये बंडलर क्या है, कुछ से समझ नहीं आता। 1% तुम्हें समझ नहीं आता, तुम सिर्फ कोड लिख रहे होते। यही तो यार, इतनी मेहनत से पढ़ाओ और फिर कहते हो भैया शॉर्टकट वाला बताओ। ठीक है, ऐसे अब तो मैं इग्नोर ही कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, ओके। हमारा ये कोड हमने लिख दिया बहुत बढ़िया तरीके से। अब हमने डिप्लॉय भी करना भी सीख लिया। अब भैया ये जो कोड अब हमने लिखा है ये वाला, ठीक है, मैंने कहा था यार, अगर मैंने यहां पे, जैसे हमने कल यहां पे देखा था रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट करके, हमने यहां पे एलिमेंट्स को देखा था, फर्स्ट, क्लास नेम, स्टाइल, बैकग्राउंड, ये सब कुछ। मैंने कहा इससे बढ़िया तरीका है हमारे पास यहां पे कोड लिखने का, इससे बढ़िया तरीका हमारे पास है कोड लिखने का। वो तरीका क्या है इससे बढ़िया तरीका? मैंने कहा हमारे पास एक तरीका होता है जीएसएक्स। क्या होता है जीएसएक्स? कि भाई मुझे इतना बड़ा लाइन ना लिखना पड़े, इतना बड़ा लाइन ना लिखना पड़े, इतना बड़ा। जीएसएक्स की फुल फॉर्म है जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल। इसको मैं हटा देता हूं नीचे वाले को, जो फालतू के कोड है जो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं आज, सबको हटाओ। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, मैं आज आपको सिखाने वाला हूं JSX, जावास्क्रिप्ट XML। मतलब इसका मतलब यह है कि आप HTML जैसा कोड डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर लिख सकते हो। ठीक है, मतलब भैया मैंने कहा जैसे तुम अभी तक इतनी बड़ी लाइन लिख रहे थे, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट H1, ये सब कुछ, मैंने कहा सेम काम तुम डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे? ये वाला काम जो तुम इतनी बड़ी लाइन लिख रहे हो, मैं यहां पे एक नया एलिमेंट बनाता हूं कॉन्स्ट, और इसका नाम दे देता हूं न्यू एलिमेंट। देखो कैसे मैं इतना बड़ा कोड लिख रहा था, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट H1 ID, ये सब कुछ लिख रहा था। मैंने कहा कुछ करने की जरूरत नहीं मेरे दोस्त, सीधा ऐसे कोड लिखो। मैं क्या डालना चाहता था इसके अंदर, हेलो कोडर आर्मी, हेलो कोडर आर्मी। हो गया तुम्हारा कोड, हो गया। अब मैं इस न्यू एलिमेंट को यहां पे रेंडर करवा सकता हूं सीधा। और जब आप देखोगे अपने आउटपुट को, आउटपुट हम कैसे देखेंगे, ये हम अपने पार्सल को बोलते हैं खोल दे भाई लोकल होस्ट 1 2 3 4 पे। हाँ, ये चेंज किसके अंदर हो रहा भाई, डे 3। ये मजा आया मुझे क्यों आया भाई, ये चला क्यों नहीं? डे 3 app.js index.html /module। ये चला क्यों नहीं भाई, ये मजा आया मुझे कहां से आया इसके अंदर? अभी भी इसी को डाल रहा है, इसको क्यों डाल रहा है? एक मिनट रुको मेरे दोस्त। ओके, npx पार्सल इस शायद इसकी वजह से डाल, एक मिनट रुको। हाँ, ये कोड चला क्यों नहीं रहा है? ओ ओ ओ ओ ओ, ऐसी गड़बड़ तो क्यों कर रहा है ये? मेरे को कुछ देख नहीं पा रहा हूँ। हाँ, नहीं नहीं, ओपन विद लाइव सर्वर करने की जरूरत है, एक मिनट रुको। प्रीवियस कैच को डिलीट मारते हैं इसके, डिलीट डिलीट। ठीक है, index.html app.js न्यू एलिमेंट। अब शायद सही लोड करेगा। हाँ, अब सही किया। जो प्रीवियस कैच था उससे डेटा उठा रहा था, तो कई बार ऐसा हो जाता है। ठीक है, जब हम प्रोडक्शन बिल्ड कर देते हैं ना, तो कई बार उसी से कोड उठाना वो शुरू कर देता है, तो मैंने वो फोल्डर डिलीट मार दिया।
कई बार आपके साथ ऐसा होगा कि मैंने यहां पे क्या किया, जो आपके ये पार्सल के कैच वगैरह रहते हैं ना, ये डिस्ट वाले फोल्डर, इनको हटा दिया करो। कई बार डेटा सीधा इन्हीं के हेल्प से लाइव सर्वर को खोलने की कोशिश करता है, तो इनको हटा दो, नया बिल्ड करो, क्योंकि जो हमारा पुराना कोड था उसका ही इसने ये रखा हुआ था, तो उसी से ये बिल्ड कर रहा था। कई बार आपके साथ ऐसा हो सकता है, ठीक है। हाँ जी, जैसा भी हमने एरर फेस करी, ये आपके साथ भी हो सकती है। तो कई बार ये करता है कि यहीं से इस डिस्ट वाले फोल्डर से ही वो index.html को खोलने की कोशिश करता है, वो नए वाला देख ही नहीं रहा है, तो पुराने वाले को पहले डिलीट कर दो फिर नया वाला बिल्ड करो। कई बार हो सकता है ऐसे, तो इस तरीके से आप कर लेना, ठीक है, कि इंडेक्स पार्सल को के कैच को भी डिलीट मारा, डिस्ट को भी डिलीट मारा, और फिर से मैंने ये वाली कमांड चलाई, तब हमारा ये आ गया हेलो कोड आर्मी। अब यहां पे क्या क्या उसकी हम बात करते हैं। देखो यहां पे कोड में मैंने कुछ चेंज नहीं किया, मुझे यहां पे चाहिए था कॉन्स्ट एलिमेंट रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट हेलो कोड आर्मी मुझे लिखना था, ठीक। हाँ जी, मैंने कहा मैं उसको सिंपली इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि कॉन्स्ट न्यू एलिमेंट, इस तरीके से मैं जावास्क्रिप्ट को मैं सीधा एचटीएमएल कोड को यहां पे लिख सकता हूं, एचटीएमएल जैसा कोड, और इसी को हम कहते हैं JSX, जावास्क्रिप्ट XML। ये एक फॉर्मेट है, जावास्क्रिप्ट जैसा कोड मैं सीधा यहां पे लिख पा रहा हूं। देख रहे हो कितना कमाल की बात है, एचटीएमएल जैसा कोड पर डायरेक्ट लिख पा रहा हूं। जो पहले मुझे इतनी बड़ी लाइन के अंदर लिखना पड़ रहा था, अब मैं उसको सिंगल लाइन पे लिख सकता हूं। अब मुझे इन सब की जरूरत नहीं है, हटाओ इसको, हाँ जी, और इसको भी हटाओ, इनकी अब मुझे जरूरत ही नहीं है कहीं भी अपने कोड में। तो सिंपल सा मुझे हेलो कोडर आर्मी चाहिए, तो H1 टैग H1 हेलो कोडर आर्मी, और इस तरीके से आपका कोड रेंडर हो गया। कितना आसान तरीका हो गया। अब हम अपने कोड में कहीं पे भी क्रिएट एलिमेंट को यूज नहीं करने वाले, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट को अब हमने टाटा बाय कर दिया है, उसको अब हम अपने कोड में इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। अब हम अगर हमें अपने एलिमेंट्स को क्रिएट करना है तो हम इस तरीके से क्रिएट करेंगे सीधा। जो रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट था वो बहुत ही लंबा मेथड हो रहा था, तो उसको हमारे JSX ने सॉल्व किया। क्या ये JSX क्या ये मेरे रिएक्ट का पार्ट है? नहीं, ये अलग से लेके आया गया है मेरे सिस्टम के अंदर। तो पहले जो हमारा कोड था वो देखो वो कैसे काम करता था, उसको भी एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। जब हम इस तरीके से काम करते थे, इस तरीके से, ठीक है, तो ये रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट करता क्या था? रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट जब आप ये कर देते, आप ये फंक्शन कॉल करते थे, हाँ जी, तो ये आपको लाके देता था क्या? एक रिएक्ट का एक एलिमेंट मुझे रिटर्न करके देता था, है ना। या फिर मैं उसको बोल सकता हूं जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बोल सकता हूं, हाँ जी। और फिर फाइनली जब मैं उसको रेंडर करता था यहां पे, हाँ जी, तो वो फाइनली एचटीएमएल के एलिमेंट में कन्वर्ट होता था। यही होता था, नहीं होता था कि सबसे पहले जब मैं रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट को कॉल करता था इसको, हाँ जी, ये मुझे क्या देता था? एक रिएक्ट का एलिमेंट लाके देता था। एट द एंड वो क्या है? जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट ही है, हाँ जी। ये वाला क्या करता था? ये क्या करता था? ये मसूदन ये एचटीएमएल का एलिमेंट लाके दे रहा है, वो आपके पास ऑब्जेक्ट ही रहता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ही रहता है। प्रूव करने के लिए दिखा देता हूं जिसको ऐसा लग रहा है। कंसोल लॉग, अगर मैं एलिमेंट यहां पे करा दूं, ये तो वैसे बेसिक ही है, और यहां पे मैं आपको दिखाऊं इंस्पेक्ट करके, उस एलिमेंट को आप देख सकते हो। वो एलिमेंट क्या है? इसको इग्नोर मारो, इस वार्निंग को। ये ऑब्जेक्ट है। तो वो रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट आपको क्या लाके देता है? ये एक JS ऑब्जेक्ट, या फिर मैं उसको रिएक्ट एलिमेंट भी बोल सकता हूं, ठीक, हाँ जी। जब फाइनली मैं उसको रेंडर करता हूं इसके अंदर रेंडर, तब वो मुझे HTML एलिमेंट ला देता है। HTML एलिमेंट बोलने का मतलब है कि फाइनली वो उस HTML वाले टैग को इसके अंदर डाल देगा। ये मेरी प्रोसेस होती थी, ठीक, हाँ जी। तो जब मैं रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट करता था तो ये वाली प्रोसेस कौन कराता था? यहां पे ये प्रोसेस किसकी हेल्प से होती थी? ये वाली, ये रिएक्ट सॉल्व करता था। रिएक्ट की जो लाइब्रेरी है वो आपको ये सॉल्व करके देती थी कि रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट से रिएक्ट एलिमेंट बनाओ, हाँ जी। और यहां पे जब मैं रेंडर करता था तब मेरा HTML एलिमेंट मुझे मिलता था। ये प्रोसेस समझ आ रही है? हाँ जी। देखो रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट से आपको रिएक्ट एलिमेंट कैसे मिला? रिएक्ट के लाइब्रेरी से सॉल्व हुआ होगा, हाँ जी। उसी को पता कि रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट क्या करता है, जो भी आप फंक्शन यूज कर रहे हो यहां पे, हाँ जी। तो उसने आपको क्या रिटर्न करके दिया? एक रिएक्ट का एलिमेंट, जिसको हम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक, हाँ जी। अब फाइनली जो ऑब्जेक्ट आपके पास आया उसको मुझे एक्चुअल में एक HTML का एलिमेंट बनाना है। वो कौन करके देगा? आपका रेंडर फंक्शन। जब मैं ये रेंडर करता हूं कि फाइनली उस एलिमेंट को जाके रेंडर कर दो, क्लियर, हाँ जी। अब हम बात करते हैं इस न्यू एलिमेंट वाले की, कि यहां पे क्या होता होगा, क्योंकि यहां पे ये तो मेरा रिएक्ट का कोड नहीं है, इसको कभी भी आप रिएक्ट का कोड मत बोलना, ये रिएक्ट का पार्ट नहीं है, ये H1 हेलो कोडर आर्मी, ये है JSX,
जब मेरी रिएक्ट थी, जो मैंने आपको बताया था, ये रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ये मेरी रिएक्ट है, ये मेरी रिएक्ट नहीं है H1 हेलो कोडर आर्मी, ये है मेरा JSX का पार्ट, कि इसको हम बाद में, ये आया, इसको फेसबुक के डेवलपर ने नहीं बनाया, ये बाद में आया, जिससे हमारी रिएक्ट की जर्नी आसान हो गई। अब यहां पे क्या होता है, JSX क्या होगा आपके उसमें, JSX क्या होगा, आप JSX यूज कर रहे हैं, हाँ जी, तो JSX जो हमारा जावास्क्रिप्ट XML, वो हमारा HTML लाइक सिंटैक्स है, एग्जैक्टली HTML नहीं है, अभी मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगा, आपको HTML जैसा कोड दिख रहा होगा, लेकिन छोटे मोटे इसमें डिफरेंस है, छोटे मोटे, वो मैं आपको बता दूंगा। तो यहां पे आप HTML जैसा कोड यहां पे इजीली लिख सकते हैं। अब आप सोचो, क्या आपका जावास्क्रिप्ट इस कोड को समझ सकता है कभी भी, मैं आपको बोल रहा हूं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में ऐसे हम कोड नहीं लिखते हैं। क्या रिएक्ट ये कोड समझ सकता है, ये H1 हेलो कोडर आर्मी H1, रिएक्ट में भी हम ऐसा कोड नहीं लिखते हैं। तो यहां पे कोई तो होगा जो इसको कन्वर्ट करेगा, इस कोड को रिएक्ट में, रिएक्ट के एलिमेंट में, या फिर जावास्क्रिप्ट में, किसी को तो कन्वर्ट करना पड़ेगा इसे। जो ये कोड यहां पे लिखा है H1 हेलो कोडर आर्मी, इसको जावास्क्रिप्ट नहीं समझती। जावास्क्रिप्ट में कभी आपने देखा कि इस तरीके से मैं कुछ चीज लिख रहा हूं, ये इस तरीके से, रिएक्ट के अंदर भी हम ऐसा नहीं लिखते हैं। रिएक्ट के अंदर एलिमेंट क्रिएट करना तो ये तरीका है, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, इस तरीके से आप रिएक्ट के अंदर एलिमेंट क्रिएट नहीं कर सकते। तो यहां पे JSX वो कार्य करता है। अब जब मैंने JSX में कोड लिख दिया, तो इसको कोई तो होगा जो उसमें कन्वर्ट करेगा, हाँ जी, तो यहां पे इंट्रोडक्शन होता है हमारे बेबल का, किसके, बेबल का। अब बेबल ऑलरेडी आपका जो ये पार्सल वगैरह होते हैं इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं नोड मॉड्यूल्स के अंदर, ये दिख रहा है बेबल, हाँ जी, ये ऑलरेडी इसको लेके आता है पार्सल के अंदर, ये पहले से ही रहता है बेबल। जो आपका बंडलर था ना, हाँ जी, बंडलर जब आता है तो बंडलर की बहुत सारी डिपेंडेंसी है, तो ये बेबल को भी अपने साथ लेके आता है। ये बेबल का काम है, ये बेबल का काम है कि भैया इस कोड को रिएक्ट के कोड में कन्वर्ट करना। तो यहां पे क्या हो रहा है, जब मैं इस तरीके से कोड लिखता हूं, इस तरीके से, ठीक, हाँ जी, तो बेबल का अब ये कार्य है, सॉरी इसको मैं ऐसा ना लिख के, तो जो भी आपका JSX का कोड होगा, बहुत ध्यान से समझ लो, इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आधे बच्चे ऐसे रिजेक्ट हो जाते हैं। तो JSX का कोड सबसे पहले आपके रिएक्ट के कोड में, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट में कन्वर्ट होता है, ये, और इसको कन्वर्ट कौन कर रहा है, ये बेबल कर रहा है, JSX के कोड को रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट में। और रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट के बाद तो मुझे पता ही है कि आगे हमारी क्या प्रोसेस चलती है, फिर हमारी नॉर्मल प्रोसेस चलती रहेगी कि भैया रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट मुझे रिएक्ट का एलिमेंट लाके देता है, जिसको हम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, और उसके बाद वो ऑब्जेक्ट फाइनली HTML के एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। और उसको कौन करता है, ये जो मेरी रेंडर प्रोसेस होती है, ये जो मेरी रेंडर प्रोसेस होती है, इसको भी यहां डाल देते हैं, इसको रेंडर कर रहा है। और इसको कन्वर्ट कौन कर रहा है, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट से रिएक्ट का एलिमेंट मुझे कैसे मिल रहा है, इस प्रॉब्लम को मेरा रिएक्ट रिजॉल्व कर रहा है। ये रही आपकी प्रोसेस। आपने JSX में कोड लिखा, तो अब JSX का कोड कन्वर्ट कौन करेगा, ये बेबल करेगा, ये बेबल करेगा। तो बेबल क्या करेगा, जो आपने ऐसा लिखा ना, इसको ये इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा कि रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट H1, हाँ जी, यहां पे मैंने अभी कुछ दिया नहीं था, यहां पे मैंने स्टाइलिंग वगैरह कुछ दी नहीं है, यहां पे क्लास आईडी कुछ दी नहीं है, तो ये तो खाली रहेगा, हाँ जी, और चिल्ड्रन आपका हो जाएगा हेलो कोडर आर्मी। मतलब ये कुछ ऐसा कन्वर्ट करेगा JSX से कि रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट बोलेगा H1 टैग, हाँ जी, इसके अंदर आपने अभी प्रॉपर्टी वगैरह कुछ दी नहीं है, उसको छोड़ दो, और हेलो कोडर आर्मी। अब ये JSX का काम है कि इस कोड को इसमें कन्वर्ट करना, इसमें कन्वर्ट करना, ये मेरे बेबल का काम है, बेबल का। मैंने JSX का कोड लिखा, उसको मुझे रिएक्ट के कोड में कन्वर्ट करना है, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट के उसमें, ठीक है। तो ये काम है बेबल का कि वो पकड़ेगा इस कोड को और इसमें कन्वर्ट करेगा, ठीक। और जब एक बार ये कोड इसमें कन्वर्ट हो गया, तो मुझे पता है कि रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट क्या लाके देता है, मुझे एक रिएक्ट का एलिमेंट मुझे रिटर्न करके देता है, जिसको मैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट भी बोल सकता हूं। और फाइनली जब मेरा रेंडर प्रोसेस हो जाता है, तो वो ऑब्जेक्ट जो रहता है मेरे पास, वो रिएक्ट का एलिमेंट, वो फाइनली HTML के एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। ये रही आपकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। बहुत लोगों को लगता है मेरे दोस्त, बहुत ध्यान से सुनना, कि JSX रिएक्ट का ही पार्ट है, उनको पता ही नहीं है। नहीं, JSX अलग है। JSX को मैं क्या बोल सकता हूं, यहां पे मैं बोल सकता हूं ये ट्रांसपाइलर है, या कंपाइलर बोलूं, क्योंकि ये भी तो चेंज कर रहा है इस कोड को इस फॉर्म में, इस कोड को इस फॉर्म में, ये पूरा अलग है। तो जो हम बेबल है, इसको हम ट्रांसपाइलर भी बोलते हैं। जैसे हमने टाइपस्क्रिप्ट का पढ़ा था कि टाइप्स का कोड हम जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो JSX का कोड हम रिएक्ट के कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं।
तो इसको कौन करता है? बेवल करता है ये आपके लिए सारा काम। इतना पावरफुल टूल है कि बोलो कि तुम आराम से लिखो, बाकी टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दो। अब बताओ यहां तक क्या दिक्कत आई? बेबल इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। बेबल पार्सल के साथ फ्री आता है, पार्सल लेके आता है। पार्सल इनका पापा है, ये बाकी सब इनके बच्चे हैं। वो बोलता है मैं लेके आऊंगा सबको, तुम टेंशन मत लो। अब तुम्हें चीजें सेंस बनाएंगी। क्लियर? अब बताओ मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? देखो अब तुम ना ऑर्डिनरी डेवलपर नहीं रहे। लोग बोलते हैं ना फ्रंट एंड डेवलपर की जॉब क्यों नहीं लग रही है? भाई अगर तुम सीधा ही बनाना स्टार्ट कर दो, सोचो मैं तुम्हें अगर एक कमांड लाके दे दूं और वो कमांड पूरे इन सारी फाइल को बना के आपको दे दे, इन सारी फाइल को आपको बना के दे दे, तो क्या आपको कोई एक अच्छा डेवलपर बोलेगा? उस डेवलपर को ये नहीं पता पैकेज डॉट जेसॉन क्या होता है, उस डेवलपर को ये नहीं पता कि इसके अंदर ये कमांड्स क्या होती हैं, उसको ये नहीं पता ये पैकेज लॉग डॉट जेसॉन क्या होता है। मैं तुम्हें मैक्सिमम डेवलपर बता सकता हूं। कई डेवलपर तुम देखोगे वो सीधा नोड मॉड्यूल्स को भी प्रोडक्शन में डाल देते हैं। क्या तुम्हें ऐसा डेवलपर बनना है जिसको अंडर द हुड पता ही नहीं है? इससे बढ़िया चैट जीपीटी कर लो। तुम्हें अगर डेवलपर बनना है तो तुम्हें देखना नहीं है, जब तुम्हें सिर्फ कमांड के ऊपर डिपेंड रहना है कि मैं कमांड डालो सारा कोड आ जाए, तो उस कमांड को चैट जीपीटी में डाल दो, चैट जीपीटी जनरेट कर लेगा। उस कोडर में यार नॉर्मल कोडर में डिफरेंस ही कहां रह गया? सोचो मैं तुम्हें ये कह रहा हूं क्रिएट रिएक्ट ऐप ऐसे ही आपका क्रिएट होता है कि वो एक ही बार में इन सबको क्रिएट कर देगा, नोड मॉड्यूल सब कुछ लेके आ जाएगा। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। क्रिएट रिएक्ट ऐप पे ये करता है। वीड यूज करेगा, वीड भी सारा यही करता है, सारा कोड लेके आ जाएगा एक ही बार में, बोलेगा स्टार्ट करो कोड लिखना। अरे जब तुम्हें अंडर द हुड ही पता नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूं वीड को इस्तेमाल करना ना, कमांड डालो खत्म। तुम्हें ये कुछ क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, कुछ क्रिएट करने की जरूरत नहीं। अंडर द हुड तुम भूल ही जाओ कि तुम्हें कुछ आता भी है। अब ऐसा डेवलपर बन के कोई फायदा है इस टाइम पे? खुद से सवाल पूछो। तुम ये बोलते हो ना कि भैया दूसरों से अलग कैसे बनूं, दूसरों से अलग कैसे बनूं, ये रहा डिफरेंशिएशन जहां पे तुम्हें हर एक चीज का मतलब पता है। प्रोडक्शन रेडी कोड हमने जनरेट कर दिया तीसरे लेक्चर में ही, और उसको हमने डिप्लॉय भी कर दिया। अब हमें यह भी पता कि हमें प्रोडक्शन में क्या चीजें डालनी चाहिए, कि मोस्ट ऑप्टिमाइज कोड डालना चाहिए। तुम उनको डालोगे तो वो कोड ऑलरेडी ऑप्टिमाइज रहता है। मैं तुम्हें पहले ही देखो, मैं तुम्हें पहले लेक्चर में सीधा जीएसएक्स पढ़ाना स्टार्ट कर देता, वो मेरे लिए बहुत आसान होता। तुम सोचो ना, तुम मेरे एंड से सोचो, मेरे लिए सबसे आसान काम क्या होगा? मैंने तुमसे पैसे ले लिए, सबसे ले लिए, ठीक, मेरे लिए सबसे आसान काम क्या होगा? कि मैं इस कोर्स को फटाफट निपटा के खत्म कर दूं। तुम मेरे एंड से सोचो, मेरे एंड से सोचो, मेरे लिए सबसे आसान काम क्या होगा? कि मैं इस कोर्स को पकड़ूं, सबसे आसान तरीके से इस पूरे कोर्स को खत्म कर दूं, टॉपिक उड़ाते चलूं, तुम्हें भी पता नहीं चलेगा मैंने क्या क्या टॉपिक उड़ा दिए। सबसे आसान काम मिलने हुआ है। मैं लॉन्ग पाथ चुन रहा हूं ना यार, मैं भी सोच रहा हूं कि तुम्हारा फ्यूचर अच्छा सिक्योर रहे। तुम इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद ऐसा नहीं कि तुम्हें कुछ बिल्ड करने नहीं आता, तुम्हें पता नहीं यहाँ पे ये नोड मॉड्यूल्स वगैरह क्या है। मैं एक एक चीज क्लियर करते हुए चल रहा हूं। ठीक है, चीजों को सीखते चलेंगे यार, साथ में सीखेंगे, आराम से सीखेंगे, ठीक है। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आज जीएसएक्स के बारे में काफी कुछ सीखेंगे। आज के बाद तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी जीएसएक्स। ठीक है, ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। इस लम्हे को रोक दूं या मैं खुद को इसमें झोंक दूं,
क्या करूं क्या करूं क्या करूं इस लम्हे में मैं कुछ भी जानू ना तो से नैना जब से मिले तो से नैना जब से मिले बन गए सिलसिले तो से नैना जब से मिले तो से नैना जब से मिले बन गए सिलसिले तो से नैना जब से मिले ओ सुध बुध कोई है कोई मैंने हाँ जान गवाई गवाई मैंने हाँ तुझको बसाया है धड़कन में सांवरे ओ सुध बुध कोई है कोई मैंने हाँ जान गवाई गवाई मैंने हाँ तुझको बसाया है धड़कन में सांवरे तो से नैना जब से मिले तो से नैना जब से मिले बन गए सिलसिले खुद को खोकर तुझको पाया इस तरह से मुझको जीना आया खुद को खोकर तुझको पाया इस तरह से मुझको जीना आया तेरी लगन में सब है गवाया इस तरह से मुझको जीना आया तेरी हंसी मेरी खुशी तू ही तो से नैना जब से मिले तो से नैना जब से मिले बन गए सिलसिले प्लीज जीएस कंप्लीट करके आओ जो इस लेक्चर में आ रहे हैं, वरना तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। ऑनलाइन ट्यूटोरियल देख लेना अगर तुम्हें लगे। ठीक है, ओके। चलिए अब थोड़ा ठंडा हो जाते हैं, गुस्सा काफी कर लिया था मैंने। हाँ, थोड़ा ठंडा हो जाते हैं, थोड़ा सा। ओके, ठंडा ठंडा। ओके ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने कोड को लिखना। तो अब हम इस कोड को कभी नहीं लिखेंगे। react.create एलिमेंट को हमने बाय बाय कर दिया, क्योंकि अब हम
सीधा इस तरीके से चीजों को बिल्डअप करते हुए चलेंगे। ठीक, हाँ जी, मैं इधर के कोड को भी कॉपी करके कमेंट कर देता हूं ताकि हमारा कोड क्लीन दिखे। अब मैं नीचे आ जाता हूं यहां पे, ठीक है, और इसकी भी हमें अब जरूरत नहीं है। ठीक है, ये रहा मेरा क्लीन कोड, ये रहा मेरा क्लीन कोड। हमने H1 हेडिंग डाली, हेलो कोडर आर्मी H1 न्यू एलिमेंट को लिया और उसको हमने सीधा रेंडर करा दिया। पहले हम दूसरे तरीके से करा रहे थे, अब हम इस तरीके से करवा रहे हैं। ठीक, आपके पास बहुत मेथड है इसको सॉल्व करने के। अब देखो इसके एडवांटेजेस आपके पास क्या है, उसका अब हम डिस्कशन कर लेते हैं। अगर मुझे यहां पे मल्टीपल चाइल्ड को देना हो, ठीक है, मैं चाहता हूं कि पहले हेलो कोडर आर्मी आए, फिर एक H2 टैग डालूं, उसमें आए कि मजा आ गया, मजा आ गया। तो इन सबको मैं एक साथ रैप अप कैसे करूं इन सबको, ठीक है। तो यहां पे आप ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाले। ठीक, हाँ जी, इस तरीके से। अब इससे क्या होगा भैया, क्या मैं इससे ये कर सकता हूं कि मैं यहां पे लिख दूं H2 टैग मजा आया मुझे। भैया ये तो एरर दे रहा है, ये तो एरर दे रहा है। यहां पे कह रहा है नहीं, ऐसा नहीं लिख सकते तुम, मल्टीपल लाइन को तुम इस तरीके से नहीं लिख सकते, इस तरीके से नहीं लिख सकते। तो मैंने आपको कहा था ना, अगर आप इसको भी लगा रहे हो ना, इसको भी, ठीक है, तो आपको पहले इसको किसी के अंदर रैप अप करना पड़ेगा। या तो आप यहां पे खाली डिव ले लें, खाली डिव, उसके अंदर आप इन सबको रैप अप कर दें, हेलो कोडर आर्मी मजा आया मुझे, क्योंकि ये एक सिंगल उसको एक्सपेक्ट करता है, एक सिंगल को, ठीक है, एक सिंगल एलिमेंट्स को ये एक्सपेक्ट करता है। तो मैंने कह दिया ये रहा वो डिव जो सिंगल है, उसके अंदर कितने भी हो सकते हैं, उसके अंदर कितने भी हो सकते हैं। तो ये मैंने इसको लाके दिया। अब आप देखोगे आपके उसमें हेलो कोडर आर्मी मजा आया मुझे। आप अपनी फाइल को भी अगर यहां पे चेक करोगे तो आप उसको भी चेक कर सकते हो। बॉडी खुल क्यों नहीं रही, ये रही बॉडी, ये रहा कि हमारा ये डिव है, डिव के अंदर हेलो कोडर आर्मी आ गया है और मजा आया मुझे ये भी इसके अंदर आ चुका है। तो मल्टीपल अगर आपको लिखना है तो आपको किसी डिव के अंदर उन सबको डालना पड़ेगा, डिव के अंदर, ठीक है। और उस डिव के अंदर आप मल्टीपल एलिमेंट्स को यहां पे डाल सकते हैं। इवन कई लोग आपको यह भी दिखेगा कि वो इसका भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन ये कोड थोड़ा रीडेबल नहीं होता है। अब ये बिना इसके भी चल जाएगा, बिना इन जो ब्रैकेट मैंने यहां पे लगाया था उसके भी चल जाएगा, लेकिन ये रीडेबल नहीं होता, रीडेबल नहीं होता, ताकि जो रीड कर रहा है ना आपके कोड को, उसको पता हो ये कहां पे स्टार्ट हो रहे हैं, कहां पे खत्म हो रहे हैं। तो इन ब्रैकेट से वो चीजें पता चल सकती हैं। अब आप बोलोगे भैया इससे तो मुझे एक एक्स्ट्रा डिव मिल जा रही है, मैं चाहता हूं ये एक्स्ट्रा डिव ना मिले, मैं चाहता हूं ये एक्स्ट्रा डिव मुझे ना मिले। तो क्या बिना इसके भी ये चीजें पॉसिबल है कि मैं बिना एक एक्स्ट्रा डिव के इसको सॉल्व करूं? मैंने कहा बिल्कुल है, कि आप यहां पे क्या कर सकते हैं, एक एम्प्टी वाला दे दें, एम्प्टी, इस तरीके से। अब ये सब कुछ एक सिंगल एलिमेंट के अंदर रैपअप हो चुके हैं, सिंगल के। JSX आपको ये छूट दे रहा है, अगर आप नहीं चाहते कि वो डिव के अंदर वो सारे एलिमेंट रहे, लेकिन आपको इन सबको किसी एक के अंदर रैपअप करना पड़ेगा, तो आपने इन खाली वालों के अंदर इन सबको रैपअप कर दिया और फिर आपने इसको दे दिया। तो ये बिल्कुल काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा। हेलो कोडर आर्मी मजा आया मुझे, यहां पे भी जाके आप देख सकते हो, हेलो कोडर आर्मी मजा आया मुझे। वो खुद ब खुद इनको इग्नोर कर देगा और इस सबको एक्सेप्ट कर लेगा। ये मेरा एक और तरीका है। मैं नहीं चाहता कि डिव के अंदर लिखूं, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करता है कि आप एक सिंगल एलिमेंट दें। उस सिंगल एलिमेंट के मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं, उसमें उसे दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको सिबलिंग को देना है, सिबलिंग को, क्योंकि H1 H2 क्या है, सिबलिंग ही तो है, हाँ जी, H1 H2 सिबलिंग है, तो दो सिबलिंग को मैं एक साथ नहीं दे सकता। या तो उन दोनों सिबलिंग को मैं किसी डिव टैग के अंदर रखूं, क्योंकि वो उसको चाहिए सिंगल एलिमेंट, न्यू एलिमेंट को चाहिए सिंगल एलिमेंट, ठीक। अब उस सिंगल एलिमेंट जो अगर आपको चाहिए और आप दो एलिमेंट दे रहे हो, क्योंकि ये सिबलिंग होंगे, ये भी सिबलिंग, ये भी सिबलिंग, तो इन सिबलिंग को देने का यही तरीका है, ये वाला। या तो डिव के अंदर दे दो, या आप इन ब्रैकेट का इस्तेमाल करके इसको दे दो, और फिर वो आपको पूरा ये डिस्प्ले करा देगा, हेलो कोडर आर्मी मजा आया मुझे, जो भी आपको डिस्प्ले कराना। ओके, अब मैं यहां पे क्लास वगैरह भी ऐड कर सकता हूं, क्या क्लास वगैरह भी ऐड कर सकता हूं, सॉरी आईडी वगैरह। जैसे आईडी है, हम कैसे देते हैं नॉर्मल, उसमें मैंने इसको आईडी दे दी फर्स्ट, तो आप देखोगे आपके कोड में आईडी फर्स्ट आ चुका है। मैं आईडी भी दे सकता हूं, आपको क्लास देना है, दिख रहा है आपको, ये मुझे बिल्कुल HTML जैसा ही लग रहा है। मैंने अभी आपको कहा था HTML जैसा लग रहा है, लेकिन एग्जैक्टली HTML नहीं है। अगर आपको यहां पे क्लास देना है तो आपको लिखना पड़ेगा क्लास नेम। हाँ जी, एक डिफरेंस तो पता चल गया, एक डिफरेंस तो पता चल गया कि अगर मुझे यहां पे क्लास देना नहीं किसी को, तो मैं क्लास कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि क्लास कीवर्ड ऑलरेडी रिजर्व्ड है।
तो मुझे यहां पे देना पड़ेगा क्लास नेम, और इसको दे दिया मैंने सेकंड। तो आप देखोगे जब आप यहां पे आओगे तो HTML में ये क्लास एज अ क्लास ही कंसीडर किया जाएगा। आपने यहां से क्लास नेम दिया, अगर HTML होती तो क्लास नेम को एक्सेप्ट नहीं करता, अगर ये HTML होती तो क्लास नेम को एक्सेप्ट ही नहीं करता ना। हाँ जी, तो इसलिए HTML नहीं है। अभी और भी डिफरेंस बताऊंगा, तो आईडी फर्स्ट क्लास नेम हेलो कोडर आर्मी, इस तरीके से मैं आईडी क्लास वगैरह दे सकता हूं। और क्या क्या है भैया इसके अंदर, मान लो आपको इसके अंदर HTML के अंदर जो आपका ये JSX है, इसके अंदर आप जावास्क्रिप्ट के एक्सप्रेशन को भी अंदर डाल सकते हो। भैया क्या बोला मैंने कहा JSX के अंदर आप JS के एक्सप्रेशन को भी डाल सकते हो। भैया एक्सप्रेशन बोले तो देखो, जिनकी वैल्यू को हम इवेल्युएट करते हैं। मान लो आपने कोई लिखा कॉन्स्ट नेम्स इक्वल टू रोहित, हाँ जी, अब अगर ये मेरी HTML होती तो मैं इस वाले वेरिएबल को अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर ये नेम्स वाला मैं कभी भी अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकता, जो भी नेम्स के अंदर वैल्यू रखी गई है। लेकिन ये JSX है, JSX आपको अलाउ करता है जावास्क्रिप्ट को लिखने के लिए भी। तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट इसके अंदर डालनी है तो आप यहां पे लगाओगे पहले कर्ली ब्रेसेस और फिर उस कीवर्ड का नाम जो भी आपने डालना है। तो नेम्स अब आपने इसके अंदर डाल दिया। जैसे ही आप एक कर्ली ब्रेसेस लगाते हो तो अब आप इसके अंदर जावास्क्रिप्ट का कोई भी एक्सप्रेशन डाल सकते हो। तो नेम से हमें क्या आ जाएगा, रोहित, हेलो कोडर आर्मी रोहित। क्या आप ये काम HTML में कर सकते हो इसी तरीके से कि जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल में उसके अंदर डाल दूं HTML लिखते टाइम? नहीं कर सकता। HTML में नहीं कर सकता मैं। हाँ जी, ये HTML का सिंटैक्स ये थोड़ी ना, ये तो JSX के अंदर हमारे पास एडवांटेज आ जाती है कि हम जावास्क्रिप्ट के जो एक्सप्रेशन है उनको भी मैं इसके अंदर डाल सकता हूं। बस मुझे कर्ली ब्रेसेस देके बताना पड़ेगा कि अब मैं यहां पे जावास्क्रिप्ट का कोई एक्सप्रेशन लिखने वाला हूं। ठीक है, तो नेम्स में क्या लिखा है, रोहित, तो यहां पे रोहित पुट हो जाएगा। तो हेलो कोडर आर्मी रोहित आपको स्क्रीन में डिस्प्ले होते हुए नजर आया मेरे दोस्त। इतनी बड़ी एडवांटेज है इसकी, समझ रहे हो? हाँ जी भैया, अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट इक्वल टू ऑब्जेक्ट इसी में आते हैं हम। हाँ जी, नेम इसके अंदर लिख देते हैं एज 23, सैलरी 60, ये ठीक है। मैं अगर चाहूं तो मैं ऑब्जेक्ट को भी इसके अंदर इस्तेमाल कर सकता हूं। कैसे? क्योंकि ये तो है जावास्क्रिप्ट है। ये तो जावास्क्रिप्ट को JSX के अंदर कैसे यूज करना है, सबसे पहले कर्ली ब्रेसेस मेरे दोस्त लगाने। ठीक है, मैं इसके अंदर प्रिंट कराना चाहता हूं एज को, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ऑब्जेक्ट डॉट एज। आपने उसके एक्सप्रेशन को भी यूज कर लिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट एज, तो अब यहां पे ऑब्जेक्ट डॉट एज आ जाएगी तो आपको दिखेगा ओके। ये देखो पार्सल कितना बढ़िया है, आपको बिल्कुल एरर इस तरीके से दे रहा है, पार्सल आपको एरर दे रहा है, दिख रहे हो? हाँ जी, अगर अदर एक्सप्रेशन यूज करोगे वहां पे इतने इस टाइप के एरर नहीं आते, आपको खुद ढूंढने पड़ते हैं। पार्सल आपको हेल्प करता है एरर ढूंढने में भी। खुद बता दिया उसने, भैया ये क्या है, ये क्या बदतमीजी है कोड में, पार्सल बता रहा है। अच्छा भाई सॉरी, माफ कर दो। मैंने कहा माफ कर दो, उसने माफ कर दिया, तो मजा आया मुझे। 23 आपकी स्क्रीन में प्रिंट हो गया। तो अगर मेरा सवाल आपसे ही है, अगर आपको जावास्क्रिप्ट का कोई भी एक्सप्रेशन अंदर इस्तेमाल करना है तो आप इस तरीके से सीधा इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या मेरी बातों ने सेंस बनाया मेरे दोस्त? क्या मेरी बातों ने सेंस बनाया? हाँ, अब तुम्हें डिफरेंस पता चल गया नॉर्मल HTML में और इसके अंदर? डिफरेंस पता चल गया आपको? डिफरेंस पता चल गया नॉर्मल HTML में और JSX में? बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, छोटे मोटे डिफरेंसेस है, वो मैंने आपको बता दिए। हाँ, यस ओके। अब हमने न्यू एलिमेंट क्रिएट कर दिया, ये भी हमने क्रिएट कर दिया। अब आपका सवाल होगा भैया इसके अंदर मैं स्टाइल ऐड कैसे करूं, इसके अंदर मैं स्टाइल ऐड कैसे करूं? अरे मेरे दोस्त क्या टेंशन है, स्टाइल ही तो ऐड करनी है, बना दे अपनी एक CSS फाइल। ये ले भाई, हाँ जी, इसको भाई index.html से लिंक करा दो जैसे हम नॉर्मल में करते हैं। क्या चाहिए तुम्हें, डॉट स्लैश, कहां गई अपनी फाइल, ये लीजिए, हाँ जी, और style.css के अंदर कर दो CSS को। मान लो मुझे इसको
बनाना है सुंदर सा, तो मैं इसको एज आईडी ले लेता हूं कि भैया आईडी को कैसे सेलेक्ट करते हैं। फर्स्ट बैकग्राउंड कलर ब्लू, कलर रेड, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल। ये लीजिए भाई, क्या दिक्कत आई, क्या दिक्कत आई, है तो एलिमेंट ही, कर दो, हो गया तुम्हारा काम तमाम जो तुम्हें चाहिए था। हर चीज अचीवेबल है, हर चीज अचीवेबल है। अब तुम आराम से इन सबको बना पा रहे हो, आराम से, बिना किसी टेंशन के, सोचना ही नहीं है। सेंस बना रहे, बिल्कुल। अब मान लो मेरे पास यहां पे मैं कोई खुद का कोई एट्रीब्यूट बनाता हूं, मनी। हेलो, ठीक, हाँ जी, मैंने खुद का एक एट्रीब्यूट बना दिया। चलो इस एट्रीब्यूट को इसके अंदर डाल देते हैं। खुद के एट्रीब्यूट भी बना सकता हूं मैं कस्टमाइज। हाँ जी, मनी हेलो, तो आपको पता है ये यहां पे मनी हेलो आ जाएगा, ये मनी हेलो यहां पे आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूं कि यहां पे क्या मैं कोई वेरिएबल को इस्तेमाल कर सकता हूं, वेरिएबल को, ये तो हेलो, मान लो मुझे 23, मैंने यहां पे 23 लिखा, तो यहां पे मनी 23 आ गया, मनी 23 आ गया, ठीक है। हाँ जी, मैं चाहता हूं ये एज अ नंबर जाए, ये एज अ नंबर जाए, ये क्या जाए, एज अ नंबर। तो एज अ नंबर मैं इसको कैसे भेज सकता हूं, ये तो एज अ स्ट्रिंग जा रहा है ना, यहां पे ये भी स्ट्रिंग जा रहा है, ये भी स्ट्रिंग जा रहा है, ये भी स्ट्रिंग जा रहा है, तो मैं इसके अंदर किसी नंबर को कैसे भेज सकता हूं, ये तो एज अ स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है। मैं अपना एट्रीब्यूट बना दिया मैंने मनी नाम का, तुम अपने नाम से कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। मैं चाहता हूं ये एज अ नंबर जाए, तो अगर मुझे इसको एज अ नंबर भेजना है तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, मैंने लगाया यहां पे इस तरीके से ब्रैकेट, हाँ जी, और यहां पे मैंने लिख दिया 23, काम खत्म। ये ब्रैकेट देख के क्या पता चलेगा कि भैया अंदर आप जावास्क्रिप्ट के कुछ एक्सप्रेशन लिखने वाले हो, तो आप सीधा वैल्यू भी दे सकते हो, वो यहां पे आपको 23 दिख जाएगा, उसको यहां पे तो वो एज अ स्ट्रिंग ही मानेगा, लेकिन आप एज अ नंबर भी यहां पे भेज सकते हैं, एज अ नंबर भी आप ऑब्जेक्ट भेज सकते हैं, आप एरे भेज सकते हैं, आपकी जो मर्जी आप भेज सकते हो, क्योंकि वो यहां पे आपसे स्ट्रिंग एक्सपेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं नंबर भेजूं नंबर की फॉर्म में, तो वो कैसे होगा पॉसिबल, तो आपने यहां पे लगा दिए ये कर्ली ब्रेसेस। जब आपने कर्ली ब्रेसेस लगा दिए, बहुत ध्यान से सुनो, जहां पे आपको जीएसएस के अंदर कर्ली ब्रेसेस दिख गए, उसका इंडिकेशन होता है कि अंदर आप जावास्क्रिप्ट का कोई एक्सप्रेशन लिखने वाले हो मेरे दोस्त। अब ये मैंने कहानी क्यों सुनाई तुम्हें, ये कहानी क्यों सुनाई, मान लो आपको इनलाइन सीएसएस लिखनी है, इनलाइन सीएसएस लिखनी है, इस मनी वाले को हटा देता हूं, इस मनी वाले को हटा देता हूं, मैं यहां पे स्टाइल टैग का इस्तेमाल कर रहा हूं, स्टाइल टैग का, बहुत ध्यान से सुनना, मैं यहां पे स्टाइल टैग का इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक। स्टाइल जो टैग होता है वो आपसे एक्सपेक्ट करता है एक ऑब्जेक्ट को, क्या, एक ऑब्जेक्ट को, यहां पे वो ऑब्जेक्ट को एक्सपेक्ट कर रहा है यहां पे, ठीक। ऑब्जेक्ट को क्यों, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं स्टाइल 1 लिख दूं, ऑब्जेक्ट 2 यहां पे ऐसे करके, मैं यहां पे लिख देता हूं जो मैंने यहां पे लिखा था कि बैकग्राउंड कलर ब्लैक, और मैंने लिख दिया कलर पिंक, और यहां पे मैंने लिख दिया अगला क्या, क्या लिखूं, क्या लिखूं मेरे दोस्त, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल, ये लिख दिए, ठीक। हाँ जी, स्टाइल वाला जो एट्रीब्यूट होता है जो भी, वो यहां पे आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप यहां पे कोई ऑब्जेक्ट दें, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट दें, ठीक है। और अगर आपको यहां पे ऑब्जेक्ट देना है तो पहले आप किसका एक्सप्रेशन यूज कर रहे हो, जावास्क्रिप्ट का एक्सप्रेशन यूज कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको कर्ली ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे, और यहां पे आपने दे दिया ऑब्जेक्ट 2, तो आप देखोगे आपके S2 अब स्टाइल हो चुका है, S2 आपका स्टाइल हो चुका है, S2 आपका स्टाइल हो चुका है। बहुत लोग ना पता कंफ्यूज हो जाते हैं इस वाली स्टेटमेंट पे, वो देखते हैं कि यहां पे 2 एक्सप्रेशन कैसे आ गए, अगर मैं इसको सिंगल लाइन में लिख दूं, इसको अगर मैं सिंगल लाइन में लिख देता ना, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया यहां पे 2 ब्रैकेट क्यों आए, 2 कर्ली ब्रेसेस क्यों आए, यहां पे 2 कर्ली ब्रेसेस क्यों आए स्टाइल के अंदर, एक कर्ली ब्रेसेस ही है, एक ही है, ये 2 कर्ली ब्रेसेस क्यों आए, और इसको बहुत लोग एक्सप्लेन ही नहीं करते, बोल देते हैं कि बाय डिफॉल्ट वो होता है, वो उसका सिंटैक्स है, ये नहीं है उसका आंसर।
ये इसका आंसर बिल्कुल नहीं है। आपका जो स्टाइल एट्रीब्यूट होता है, इसको चाहिए होता है एक ऑब्जेक्ट, इसको चाहिए होता है क्या, एक ऑब्जेक्ट। आपका जो स्टाइल एट्रीब्यूट होता है ये, इसको चाहिए होता है यहां पे ऑब्जेक्ट। स्टाइल के बाद आपको ऑब्जेक्ट देना है। क्या मैं इस ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट लिख दूं ऑब्जेक्ट 2 करके, ऑब्जेक्ट 2 करके? नहीं, मैं ऐसे करके नहीं लिख सकता, क्योंकि ये है मेरी जावास्क्रिप्ट, ये है मेरा जावास्क्रिप्ट, ये क्या है मेरा जावास्क्रिप्ट है, तो वो इस तरीके से उसे एक्सपेक्ट नहीं करेगा। तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट का एक्सप्रेशन को एक्सेप्ट कराना है तो आपको कर्ली ब्रेसेस लिखने पड़ते हैं, ये ठीक। हाँ जी, इसीलिए जब मैंने ऑब्जेक्ट 2 को इस तरीके से लिखा था, इसको आप हटा के सीधा आप यहीं पे उस ऑब्जेक्ट को दे सकते हो। ओ सॉरी, सीधा कि भाई एक ब्रैकेट लिया, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, कॉमा कलर व्हाइट, इतने रखते हैं। तो ये दो ब्रैकेट समझ आए, दो ब्रैकेट क्यों लगे? ये वाला तो अंदर वाला है आपका जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट, ये तो अंदर वाला है जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट, और ये बता रहा है कि आप अंदर किसी जावास्क्रिप्ट वाले को लिख रहे हो। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये दो क्यों आ गए, दो क्यों आ गए? वो कहते हैं भाई यही होता, हमारे यहां तो ऐसे ही होता। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब आप जहां पे भी आप कर्ली ब्रेसेस देखोगे, आपके दिमाग में पहला खेल ये आना चाहिए कि आपने जैसे ही कर्ली ब्रेसेस देखा तो आपको पता होना चाहिए कि अंदर मैं जावास्क्रिप्ट का कुछ डालने वाला हूं, जावास्क्रिप्ट का डालने वाला हूं, मैं इसके अंदर जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट डालना चाहता हूं। तो या तो मैं ऑब्जेक्ट 2 लिख दूं ऐसे करके, हाँ जी, या फिर मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यही बना दूं। ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाते हैं? वहां पे हमें एक कर्ली ब्रेसेस लगाना पड़ता है ना मेरे दोस्त, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। हाँ जी, इसीलिए यहां पे दो ब्रैकेट आते हैं, दो ब्रैकेट ये रहता है, ये खेल है इसका। अब ये देखो, मजा आया मुझे 23 आपका प्रिंट हो गया। क्या ये स्टेटमेंट यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? मेरा सवाल। अरे विकास कुमार एक ही, हाँ क्लियर। क्या दो ब्रैकेट समझ आए? दो ब्रैकेट क्यों आए? क्योंकि आप जीएसएक्स के अंदर, अगर आपको जीएसएक्स के अंदर जावास्क्रिप्ट डालनी है, जीएसएक्स के अंदर जावास्क्रिप्ट डालनी है कहीं पे भी, तो आपको एक कर्ली ब्रेस लगाना पड़ेगा, जिससे पता चलेगा मैं इसके अंदर जावास्क्रिप्ट डालने वाला हूं। तो पहला कर्ली ब्रेस तो उसका है कि मैं यहां पे जावास्क्रिप्ट डालने वाला हूं, और अगला किसका है? ये ऑब्जेक्ट का है। ये तो ऑब्जेक्ट का ना अगला वाला कर्ली ब्रेसेस, कि मैं ऑब्जेक्ट डाल रहा हूं, ये मैं ऑब्जेक्ट डाल रहा हूं, ये मेरा ऑब्जेक्ट रहा, ये मेरा ऑब्जेक्ट रहा। या तो मैं इसको ऐसे करके लिख दूं, या फिर मैं इसको ऑब्जेक्ट 2 करके लिख दूं। ये बात तो वही हुई, बात तो वही हुई। ऑब्जेक्ट 2 को मैं यहां डाल दे रहा हूं, हाँ जी, या फिर मैं डायरेक्ट उसी को लिख दूं। बहुत जगह देखोगे आप ये, तो जो आपका स्टाइल वाला होता है वो हमेशा एक्सपेक्ट करता है कि आप उसको एक ऑब्जेक्ट ला के दें। और ऑब्जेक्ट कैसे वो एक्सपेक्ट करेगा? पहले उसको कर्ली ब्रेस लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। जीएसएक्स में जब भी अगर आपको जावास्क्रिप्ट को डालना है, कर्ली ब्रेस लगा के मेंशन करना पड़ेगा कि मैं जावास्क्रिप्ट यूज कर रहा हूं, बस। ठीक है, ओके। हाँ ठीक है, अब हमने ये भी सीख लिया। अब हम बात करते हैं, इसमें इतना ही है, इसमें इतना ही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिएक्ट कंपोनेंट के। इसको सुन के ना बच्चों की पैंट गीली हो जाती है। रिएक्ट कंपोनेंट क्या होते होंगे? रिएक्ट कंपोनेंट, रिएक्ट कंपोनेंट दो टाइप के होते हैं। एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट होते हैं, और एक होते हैं मेरे फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट। रिएक्ट का एलिमेंट हमने पढ़ लिए, ये सारे रिएक्ट का एलिमेंट, मैं इसको बोल सकता हूं ये रिएक्ट का एलिमेंट है, जो मैंने यहां पे एलिमेंट बनाया ना, हाँ जी, ये रिएक्ट का एलिमेंट। रिएक्ट का एलिमेंट तो हमने देख लिए, हाँ जी, ये रिएक्ट का एलिमेंट, ये जो कॉन्स्ट न्यू एलिमेंट आपने लिखा ना, इसको हम रिएक्ट का एलिमेंट बोलते हैं। कि एट द एंड ये आपको रिटर्न करके क्या देगा? ये आपको एट द एंड क्या लाके देता है? ये जीएसएक्स, ये आपको रिएक्ट का एलिमेंट लाके देता है। ठीक है, हमें पता है ना कि ये पूरा कोड कन्वर्ट होगा रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट वाले पे, है ना। हम मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे पता है। अब हम बोल रहे हैं कि अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट के बारे में। एलिमेंट हमने पढ़ लिए, अब कंपोनेंट।
क्लास बेस्ड कंपोनेंट को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पुराना मेथड था, पहले यूज होता था, अब ये कहीं भी मुश्किल ही कहीं यूज होता है। फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट क्या होते हैं? कुछ नहीं है कि भैया रिएक्ट में फंक्शन कैसे लिखते हैं, रिएक्ट में फंक्शन कैसे लिखते हैं, बस यही है रिएक्ट बेस्ड कंपोनेंट। कि फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट क्या है रिएक्ट में, कि फंक्शन कैसे लिखते हैं। आप फंक्शन कैसे लिखते हो? मैं कोई फंक्शन बना रहा हूं, Accessibility shortcuts. अरे भाई चुप, हाँ, फंक्शन फंक्शन कैसे बनाता हूं मैं? कुछ नहीं है, ये हो गया आपका खेल। हाँ जी, ये आपका फंक्शन हो गया, ये आपका फंक्शन हो गया, इसी को हम कह रहे हैं रिएक्ट कंपोनेंट। फंक्शन टर्म सुन के घबराया मत करो, ये हो गया एलिमेंट, कौन न्यू एलिमेंट, रिएक्ट एलिमेंट बोल दिया, फंक्शन बनाया, फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट बोल दिया, फंक्शन को ही कर रहे हैं। ठीक, हाँ जी। अब मान लो ये जो फंक्शन है ये आपको रिटर्न करके दे रहा है कुछ, आपको ये रिटर्न करके दे रहा है H1, और भाई कैसा है, ये आपको ये रिटर्न करके दे रहा है फंक्शन, ये फंक्शन, इसी को हम कहते हैं फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट। बाकी कुछ नहीं है, फंक्शन बना दिया, वो फंक्शन के अंदर आप जो काम कराना आप करा दो, जो भी काम तुम्हें कराना है, ठीक है। मैं रिटर्न करा रहा हूं, मैं GSX को रिटर्न करवा रहा हूं, ठीक है। अब ये फंक्शन लिया है तो इस फंक्शन को कहीं से कॉल भी करना पड़ेगा, कहीं से कॉल भी करना पड़ेगा। ग्रीट फंक्शन को कॉल किया, हाँ जी, अब इसका कहीं कोई रिजल्ट आएगा, उसको कहीं स्टोर कराना पड़ेगा, करा दिया, कॉन्स्ट न्यू, सॉरी फंक्शन कंपोनेंट इसका नाम दे देते हैं, ये फिर न्यू एलिमेंट 2। बताइए बताइए क्या दिक्कत आई? अब अगर मैं न्यू एलिमेंट 2 को यहां पे डाल दूं, बात तो वही है ना, बात तो वही है। अब कहा जाएगा और भाई कैसा है, तो मैंने क्या करा, फंक्शन बनाया, उससे मैंने GSX रिटर्न करा दी, हाँ जी, और वो आपने ग्रीट फंक्शन कॉल किया है तो ये रिटर्न होके यहां पे आ जाएगा, हाँ जी, ये रिटर्न होके यहीं आएगा, और भाई कैसा है, और भाई कैसा है H1 में, ठीक है। तो न्यू एलिमेंट 2 के अंदर चला जाएगा वो, और उसी को मैंने रेंडर करा दिया, बात खत्म। यही है फंक्शन कंपोनेंट, कुछ अलग नहीं है। रिएक्ट कंपोनेंट कुछ नहीं है, बस फंक्शन है। अब फंक्शन को तुम कितने तरीके से बना सकते हो तुम्हारे ऊपर है, तुम यहां पे अलग अलग तरीके से फंक्शन बना सकते हो। तुम्हें एक और फंक्शन बनाना है, ठीक, तुम्हें एरो फंक्शन बनाना मान लो, तो कॉन्स्ट, मैं यहां पे लिख देता हूं मीट। एरो फंक्शन कैसे बनते हैं, यही तो बनता है ये, हाँ जी, ये रिटर्न कर रहा है, ये बन रहा है मान लो H2 टैग, मेरा सब अच्छा है, ये लीजिए, ये लीजिए, ये मीट। अब इस मीट फंक्शन को कॉल भी करना पड़ेगा, जैसे हम फंक्शन लिखते हैं, ये आपके रिएक्ट कंपोनेंट हो गए फंक्शन बेस्ड वाले, जैसे वो करते हैं वैसे ही हम यहां पे लिख रहे हैं, ठीक, हाँ जी। एक न्यू एलिमेंट 3 और बना देते हैं, जहां पे मैं किसको कॉल कर सकता हूं, मीट वाले को। लो भाई, अब मीट का रिजल्ट इसके अंदर आ जाएगा, हाँ जी, ये H2 टैग कहां चले जाएगा, इसी के अंदर चले जाएगा, ऐसे तो दिखेगा ही। अगर मैं इसको कॉपी करूं रिटर्न करके, ये क्या दे रहा है, यही तो दे रहा है, हाँ जी, ये। अब मुझे बताइए ये किसके अंदर चला जाएगा, न्यू एलिमेंट 3 के अंदर, यही तो हो रहा है वहां पे, हाँ जी। तो इसको रेंडर करा दो न्यू एलिमेंट 3 को, ये लीजिए। और कैसे हो, मनीज हनीज मनी, सॉरी मेरा सब अच्छा है, यही है, बाकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यही है रिएक्ट बेस्ड कंपोनेंट, जिसमें लोग अपना माथा खर्च करते रहते हैं। फंक्शन कॉल है सिंपल, वो रिटर्न कर रहा है, रिटर्न कुछ भी कराओ, मैंने यहां पे GSX करा दी रिटर्न, तुम्हें जो मर्जी वो करा दो, तुम्हें जो चाहिए वो करा दो रिटर्न। रिएक्ट कंपोनेंट कुछ अलग नहीं है, फंक्शन है सिर्फ, फंक्शन जैसे जावास्क्रिप्ट में फंक्शन होते थे ना, वही है। अब तुम कितने तरीकों से यहां फंक्शन बना सकते हो तुम्हारे ऊपर है, फंक्शन है, फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, फंक्शन मुझे कुछ रिजल्ट लाके दे रहा है। तो ये जो फंक्शन है ये क्या कर रहे हैं, ये फंक्शन आपको एलिमेंट क्रिएट करके दे रहे हैं, ये फंक्शन मुझे रिटर्न करके दे रहा है एक एलिमेंट, ये मुझे H1 एलिमेंट क्रिएट करके दे रहा है, हाँ, ये तो कर रहा है, ये H1 एलिमेंट क्रिएट कर दे रहा है, ये भी H2 एलिमेंट क्रिएट कर दे रहा है, उसको मैं रेंडर करवा दे रहा हूं, हाँ जी। इवन आपको ये ना यहां पे भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये ले भाई, सीधा सीधा यहीं पे कॉल कर दो, इसी के अंदर रेंडर कराना है, क्यों मैं इसके अंदर डालूं, सीधा यहीं पे लिख दे भाई, सीधा यहीं पे लिख दे, सीधा यहीं पे लिख दे, मेरा सब अच्छा है, सीधा यहीं से कॉल करा दे, क्यों इतने बड़े स्टेप लिखने, सीधा यहीं रेंडर करवा, क्योंकि मीट फंक्शन कॉल होगा, वो रिटर्न करके दे रहा है मेरा सब अच्छा है, वो यहां पे जाएगा पूरा एलिमेंट, ये वाला कि मेरा सब अच्छा है, ये वाला ये यहां पे चला जाएगा, और उसको पता है इसको रेंडर कैसे करना है, कि सबसे पहले H2 मेरा सब अच्छा है रिएक्ट के एलिमेंट में कन्वर्ट होगा, ये वाला, और रिएक्ट के एलिमेंट कैसे रेंडर होते हैं वो सबको पता है, और ये कन्वर्ट, इसको कन्वर्ट कौन करेगा, मेरा बेबल कर देगा। हमारे कोड का हमें कुछ ऐसी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सिंपल यही है।
ओके, हाँ 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 भैया, मल्टीपल फंक्शन रेंडर करिए सर, मल्टीपल फंक्शन। अरे लो यार, अब खुद सोचो, तुम्हें मल्टीपल फंक्शन रेंडर करने, मल्टीपल फंक्शन कैसे कर सकते हो? मल्टीपल फंक्शन सोचो, मल्टीपल फंक्शन। मैं ये चाहता हूं कि और भाई कैसा है और मेरा सब अच्छा है, मैं चाहता हूं ये दोनों प्रिंट हो स्क्रीन में, दोनों के दोनों। क्या कर सकता हूं अलग, क्या कर सकता हूं अलग? कुछ कर सकता हूं मैं यहां पे अलग, कर सकता हूं क्या कुछ? मैंने क्या कहा, दोनों को कराना है तो मुझे ये तो इस्तेमाल करना पड़ेगा। और फिर मैं यहां पे ग्रीट फंक्शन को कॉल कर दिया, कर सकता हूं हाँ जी, और मीट फंक्शन को कॉल कर दिया। क्या ऐसे करके कर सकता हूं मैं कोड को एग्जीक्यूट? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या कोड मैं इस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकता हूं? आपका ग्रीट और मीट प्रिंट हो गया, कोड प्रिंट नहीं हुआ। क्यों भाई? क्यों भाई? क्योंकि मेरे दोस्त ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, ये फंक्शन जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, आप जावास्क्रिप्ट कॉल कर रहे हो। और भाई कैसा है? मेरा सब अच्छा है। तो इसको थोड़ा क्लीन एंड क्लियर लिखता हूं। आप यहां पे क्या कर सकते हो, देखो आप यहां पे क्या कर सकते हो, मैंने ग्रीट फंक्शन कॉल कर दिया, मीट फंक्शन कॉल कर दिया, ठीक हाँ जी। मैं चाहता हूं इनका जो भी रिजल्ट है, और भाई कैसा है और मेरा सब अच्छा है, एक के अंदर आ जाए, किसी एक के अंदर आ जाए। तो मैंने एक कॉन्स्ट न्यू एलिमेंट 3 ले लिया, 4 ले लिया, ठीक हाँ जी। क्या मैं इसके अंदर, क्या मैं इन दोनों को इसके अंदर डाल सकता हूं ऐसे, न्यू एलिमेंट? दूसरे को कैसे डालूं, न्यू एलिमेंट 3 को कैसे डालूं इसके अंदर? ऐसे करके डालूंगा क्या? इधर एरर दे देगा, इधर एरर दे देगा, क्योंकि मल्टीपल को डाल रहा हूं। अगर सिंगल को डालना हो तो कोई दिक्कत नहीं आती, सिंगल को डालना होता तो कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि मल्टीपल एक्सप्रेशन आपके काम आ रहे हैं। मैं न्यू एलिमेंट 4 की बात कर रहा हूं, ठीक है। न्यू एलिमेंट 2 डालेगा तो वो तो बढ़िया है, न्यू एलिमेंट 3 को कैसे इस्तेमाल करूं? दोनों को रिजल्ट चाहिए मुझे, मुझे ये भी चाहिए और भाई कैसा है, मेरा सब अच्छा है। अरे ऐसी तो करना है जैसे यहां पे किया था, ये वाला ब्रैकेट इस्तेमाल करके, ये वाला हाँ जी, उसी का इस्तेमाल कर लेते हैं, उसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये लो भाई, अब यहां पे लिख दिया। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल को इस्तेमाल कर रहा हूं, तो उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, कर्ली ब्रेसेस लगाना पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल यूज कर रहा हूं, न्यू एलिमेंट 2 हाँ जी, और न्यू एलिमेंट 3, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल यूज कर रहा हूं। अब मैं न्यू एलिमेंट 2 और न्यू एलिमेंट 3 यहां ऐसे नहीं डाल सकता, ऐसे करके मुझे डालना पड़ेगा। अब फिर वो न्यू एलिमेंट 4 के अंदर है, उसको मैंने यहां पे कर दिया, आ गया आपका आउटपुट। क्योंकि ये क्या है आपके, ये क्या है आपके जावास्क्रिप्ट के एक्सप्रेशन हो गए, या फिर रिएक्ट के एलिमेंट बोल दो, बात तो एक ही है हाँ जी। इनको अगर मुझे जीएसएक्स के अंदर लिखना है, ये क्या है जीएसएक्स के अंदर कोड, जब मुझे मल्टीपल चीजें डालनी पड़ती हैं, मल्टीपल चीजें, इनको कैसे डाल सकता हूं मैं? अगर जीएसएक्स के अंदर ये काम करना है, कैसे कर सकता हूं? मुझे ये लगाना पड़ेगा ना, ये कि मैं जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करने वाला हूं। इवन आप सीधा यहीं से इन फंक्शन को कॉल भी कर सकते हो, कि ग्रीट फंक्शन कॉल कर दिया हाँ जी, और ये मीट फंक्शन कॉल कर दिया, क्योंकि ये फंक्शन कॉल किसका पार्ट है, जावास्क्रिप्ट के ही पार्ट है, जावास्क्रिप्ट के ही पार्ट है। कैसे भी कर लो, पर चीजों को ध्यान में रखो कि जीएसएक्स के अंदर जब भी मुझे, जीएसएक्स के अंदर जब भी मुझे किसका आंसर डालना है, जावास्क्रिप्ट का, कुछ भी इस्तेमाल करना, कोई भी एक्सप्रेशन इस्तेमाल करना है, कोई फंक्शन कॉल लगाना है, आपको ये ब्रैकेट लिखने पड़ेंगे, बताना पड़ेगा मैं जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करने वाला हूं मेरे दोस्त, जीएसएक्स के अंदर, जीएसएक्स के अंदर। वही हमने यहां पे किया। बहुत तरीके हैं, जो तरीका तुम्हें बेस्ट लगे उससे तुम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। अच्छा भैया, फंक्शन तो कैपिटल में होता है रिएक्ट में। अच्छा, अगर फंक्शन कैपिटल में होता रिएक्ट में तो इसने एरर क्यों नहीं दिया? मेरा आपसे सवाल है, मेरा आपसे सवाल है कि अगर फंक्शन कैपिटल में होता रिएक्ट में तो इसने एरर क्यों नहीं मारा मुझे अभी तक? ये देखो, यहां भी कोई एरर नहीं दिया, ये यहां भी कोई एरर नहीं दिया। एक बच्चा कह रहा है कि रिएक्ट में जब भी मैं फंक्शन बनाता हूं वो कैपिटल लेटर में होने चाहिए, पहला वाला वर्ड, कीवर्ड। तो मैं ये कह सकता हूं तुम कुछ गलत पढ़ के आए हो। क्या मैं इस स्टेटमेंट को दे सकता हूं ना? एरर तो देता, कहीं तो देता एरर। रिएक्ट ने तो नहीं बनाया रूल, ये वाले रूल, हाँ जी, रिएक्ट ने ये रूल नहीं बनाए, ये रूल है जीएसएक्स के, जहां पर वो कहता है कि फंक्शन आपका कैपिटल होना चाहिए। उसके पीछे का रीजनिंग भी बताऊंगा वो ऐसा क्यों कहता है। रिएक्ट कभी नहीं बोलेगा तुम्हें कि भैया फंक्शन को ऐसा बनाओ वैसा बनाओ। रिएक्ट एट द एंड है क्या भाई? रिएक्ट एट द एंड है क्या? जावास्क्रिप्ट तो है। सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं। हाँ
यस यस यस, वो सिर्फ कन्वेंशन है। हाँ देखो, ओके नाइस नाइस। तो मैं चाहता हूं आप यहां तक कुछ कल आज आप प्रैक्टिस करें। मैं इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ूंगा, थोड़ा आगे बढ़ूंगा कल के लेक्चर में। आज 1.5 घंटे के रखते हैं, काफी लंबा लेक्चर हो चुका है। अभी कल वाला मिथ में दूर करेंगे कि भैया ये जो फंक्शन का नाम है, क्या ये कैपिटल ही होना चाहिए, ये स्मॉल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या ये इसका रूल है या जीएसएक्स का रूल है। सवाल बेहतरीन है। हाँ जी, इससे आपको आंसर मिलेगा कि भैया रिएक्ट का तो रूल नहीं होगा शायद, ये वरना एरर आ जाता। हाँ जी, अब देखो, जाने से पहले मैं तुम्हें एक चीज और दिखा देता हूं, एक चीज और दिखा देता हूं। तुम ये सेम, चलो कल ही बताऊंगा, छोड़ो ज्यादा ओवरवेलमिंग हो जाएगा। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं अपने लेक्चर को और यहां पे एंड करते हैं। आई होप अच्छी क्लास में मजा होगा। प्लीज जाके प्रैक्टिस करें जो भी आज बताया, साइट को डिप्लॉय करें, उसको देखें, चेक करें, और आधी क्लास में तो गुस्सा कर रहे थे उसको इग्नोर करें उस पार्ट को, बस यही है। भाई एक बार बेबल की वेबसाइट ओपन करो प्लीज। अरे यार ये लो भाई, क्या क्या दिक्कत है तुम्हें बेबल में, ये लीजिए। क्या करना है बेबल की वेबसाइट में, ये तुम्हारी बेबल की वेबसाइट है, यहां पे अपना कोड लिख देना, वो उसको कन्वर्ट कर देगा तुम्हारा। ये लो, ये लो, रिएक्ट के एलिमेंट में कन्वर्ट कर दिया तुम्हें। मैंने अभी बोला था ना कि तुम ये जो कोड लिखोगे उसको रिएक्ट के एलिमेंट में कन्वर्ट कर देता है। लो, बेबल ने भी प्रूव कर दिया कि ये रिएक्ट का एलिमेंट है। रिएक्ट डॉट, देखो प्योर रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट आप क्रिएट कर रहे हो इस तरीके से। बेबल की वेबसाइट से आप क्या प्रूव करवाना चाहते हैं मुझे, ये देखो इसने प्रूव कर दिया। मैंने यहां पे लिखा, उसने इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, रिएक्ट के एलिमेंट में। कि वो इस तरीके से इस कोड को अज्यूम करता है कि H1 हेलो कोडर आर्मी रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। याद होगा मैंने ये चीजें आपको पहले एक्सप्लेन कर दी मेरे दोस्त। यहां पे मैंने क्या कहा था, जीएसएक्स जब आप लिखते हो उसको किसमें कन्वर्ट करता है, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट में। ये लो, तुम्हारे बेबल ने प्रूव भी कर दिया। ये लो, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट H1 नल हेलो कोडर्स ऐसे करके भेजता है। ठीक है, H1 को यहां रखता है, तुमने इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स वगैरह दिए नहीं है, हाँ जी स्टाइलिंग वगैरह, इसलिए उसने उसको नल रखा है, और ये एज अ चाइल्ड यहां पे चला गया। क्या है, अब रिएक्ट का क्रिएट एलिमेंट जब आप करते हो उसके बाद वो क्या आपको रिटर्न करके देता है, जब रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, वो आपको एक रिएक्ट का एलिमेंट लाके दे देता है, जिसको हम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक, हाँ जी, रिएक्ट का एलिमेंट लाके देता ना आपको, अगर आपको याद होगा। हाँ जी, और उसके बाद हमने जब हम रेंडर करते हैं तो फाइनली हमें अपना एचटीएमएल एलिमेंट मिल जाता है। हमारा ब्राउजर नहीं समझता मेरे दोस्त, मेरा ब्राउजर इस स्टेटमेंट को नहीं समझता है, मेरा ब्राउजर नहीं समझता जीएसएक्स को। मैं यहां पे तुम्हें दिखा देता हूं, ये कह रहा है क्या है ये जीएसएक्स नहीं समझता मेरा ब्राउजर। मेरा ब्राउजर रिएक्ट समझ जाएगा अगर मैंने यहां से इंट्रोड्यूस कर रखा है, ये इसको नहीं समझता। जीएसएक्स क्या है उसके लिए कुछ आई नहीं, समझ ही नहीं आ रहा। जीएसएक्स को थोड़ी ना समझता हूं। ये मेरा कंसोल समझना होता है, इसका कुछ ना कुछ तो देता आउटपुट, ये नहीं समझता। तो इसको कन्वर्जन करना ही पड़ेगा, कन्वर्जन करना ही पड़ेगा आपको, रिएक्ट एलिमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा वो कोड। अब बताओ क्या दिक्कत है भैया, ये एल्गो कौन से यूज करते हैं, अरे पढ़ लेना है यार यहाँ पे। अब एल्गोरिथम में घुसोगे बहुत लंबा लेक्चर बन जाएगा फिर। देखो जब मैंने पहली बार पढ़ा था उस टाइम मैंने एल्गोरिथम वगैरह देखे थे इन सबके कि बेबल वगैरह क्या करता है, उतना जाने की जरूरत तुम्हें है नहीं बिहाइंड द सीन। तुम खुद देख लो ये H1 को कैसे कन्वर्ट इसने करा होगा। इसने भी सिंपल ये फंक्शन कॉल लगा दिया कि रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट H1 नल हेलो कोडर आर्मी। क्या करा होगा इसने कि ये जो टैग होगा उसको मैं यहां पे भेज दूंगा रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट में, हेलो कोडर को मैं यहां पे भेज दूंगा। हाँ जी, और अगर आपने प्रॉपर्टी वगैरह भेजी होगी तो यहां पे भेज दूंगा उन सबको। इसका कन्वर्जन का सिंपल सा रूल है, ये अपने कोड को रीड करेगा, इस कोड को, हाँ जी, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट को कॉल करेगा कैसे, H1 टैग को पहले डाल देगा, हेलो कोडर को लास्ट में डाल देगा। और अगर आपने यहां पे एट्रीब्यूट वगैरह दे रखे हैं, जैसे मान लो एट्रीब्यूट में यहां पे दे देता हूं आईडी इक्वल टू फर्स्ट, ये लीजिए, ये लीजिए, एज एन ऑब्जेक्ट उसने को ले लिया, तुम देख पा रहे हो एज अ ऑब्जेक्ट, ये देख लो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आईडी फर्स्ट, इस तरीके से कोई इश्यू ही नहीं है उसको। मैं और चीज डालूं इसके अंदर, आईडी मैं इसके अंदर डाल देता हूं क्लास नेम सेकंड, ये लीजिए
क्लास नेम सेकंड आ गया, एज एन ऑब्जेक्ट वो उसके अंदर प्रेजेंट है। कुछ नहीं कर रहा है। अरे मेरे दोस्त, ये सिंपल चीज तो तुम भी तो सीख ही सकते हो। चलो अगर तुम्हें इसको बनाना हो, चलो अगर तुम्हें इसको बनाना हो, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि तुम्हें इस लाइन को रीड करना है, इस लाइन को रीड करना है, जो भी तुमने यहां पे लिखा है, इस H1 को तुमने यहां पे डाल देना है पहले उसमें रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट पे। फिर ये जो आईडी, क्लास नेम, जो भी एट्रीब्यूट्स होंगे, इन सबको आपको एज एन ऑब्जेक्ट भेजना है, इन सबको आपको एज एन ऑब्जेक्ट भेजना है। और लास्ट में जो इसके अंदर लिखा होगा ये एज अ चिल्ड्रन जाएगा, हेलो कोडर। क्या कर रही आप इस कोड को पढ़ लो, इसमें कन्वर्ट कर दो। क्या आपको कन्वर्जन में कोई दिक्कत आ रही है क्या? इसी को तो ट्रांसपाइलर बनाना आपको, आप भी बना सकते हो, बैठो बनाओ। हाँ भैया, इंपोर्ट रिएक्ट भी अभी भी कोड में लिखा हुआ है क्या? हाँ हाँ, कोड में तो लिखना पड़ेगा ना। आप रिएक्ट का इस्तेमाल कैसे कर लोगे मेरे दोस्त बिना इंपोर्ट रिएक्ट के? पहले आपको रिएक्ट को लाना पड़ेगा ना। रिएक्ट कहीं किसी फोल्डर में पड़ा है, आपकी इस जावास्क्रिप्ट फाइल को कैसे पता चलेगा कि रिएक्ट नाम का कुछ है? इस जावास्क्रिप्ट फाइल को कैसे पता चलेगा? खुद ब खुद पता नहीं चलेगा ना। ये जावास्क्रिप्ट फाइल यहां पे पड़ी हुई है आपकी, हाँ जी। और जो आपका रिएक्ट इसके अंदर पड़ा हुआ है, जो रिएक्ट का कोड है, उसको यहां पे लाना पड़ेगा ना इसके साथ, ताकि मैं इस्तेमाल कर पाऊं। हाँ जी, कैसे इस्तेमाल करूंगा? उसीलिए मैंने इंपोर्ट लिखा है कि उस कोड को यहां लेके आओ, उसको यहां इंपोर्ट करो, तभी तो इस्तेमाल कर पाऊंगा। वो तो ये मत सोचो कि हवा में कुछ चीजें इस्तेमाल हो रही हैं। ये मेरा कोड है, ये कोड अपने से बाहर किसी दुनिया का पता ही नहीं है, तो उस कोड को लाना है। कैसे लाऊंगा? इंपोर्ट स्टेटमेंट से। रिएक्ट डॉम को कैसे लाऊंगा? इंपोर्ट रिएक्ट डॉम फ्रॉम रिएक्ट डॉम स्लैश क्लाइंट। ये है तरीके। भैया एक जीएस की फाइल में सब HTML CSS का लॉजिक सब एक में लिखना तो समझने में रीडेबल नहीं होगा। बहुत सही आंसर दिया है विवेक नेगी ने, बहुत सही आंसर दिया है मेरे दोस्त, कि भैया अगर मैं इतनी बड़ी फाइल बना दूं, यहां पे सोचो, खुद से सवाल पूछो, अगर मैं कोई एप्लीकेशन बना रहा हूं, इसी के अंदर 1000 लाइन ऑफ कोड लिख दूं एक ही फाइल के अंदर, क्या वो अच्छा लगेगा? क्या वो रीडेबल रहेगा? और यहीं पे हमारे इस्तेमाल होंगे मॉड्यूल्स, जो मैंने आपको बोला था ना, मॉड्यूल पढ़ाऊंगा मैं आपको। हाँ जी, यहीं पे मॉड्यूल्स इस्तेमाल होते हैं। वो क्या होते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। देखो तुम्हें खुद ही पता चलने लग गया कि अभी हमारे कोड के साथ और क्या क्या दिक्कत है। सब धीरे धीरे सब कुछ कवर हो जाएगा। कुछ बच्चे डर रहे होंगे प्रॉप्स क्या होते हैं, जो पहले से पढ़ के आए, सब आसान बना दूंगा, यहीं पे हूं। हाँ, रेडेक्स वगैरह क्यों यूज होते हैं, ये राउटिंग वगैरह क्या होता है, सब कुछ हम यहीं समझेंगे, आराम से समझेंगे। तुम्हें ना कोड के साथ ही समझ आता रहेगा कि मेरे कोड में क्या दिक्कत आ रही है। भैया ये शायद कोई दिक्कत है, वो दिक्कत है। जैसे हमने रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट को देखा, पहले हमने दिक्कत को समझा कि रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट के साथ क्या दिक्कत थी, कि भैया इतना बड़ा कोड लिखना पड़ रहा था। तो उसके बाद हमें पता चलेगा कुछ ऐसा आ जाए जीएसएक्स टाइप का, जहां पे मैं HTML जैसा कोड लिख पाऊं, फिर जीएसएक्स हमारे पास आ गया इस तरीके से। दैट्स व्हाई वी यूज कंपोनेंट्स एंड मॉड्यूल्स। बहुत सही बहुत सही बहुत सही। चलिए फिर आज का लेक्चर एंड करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।